राम राम जी सारे ने मैं तेरा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब स्टार के यूट्यूब चैनल पर तड़के तड़के मॉर्निंग की जमानो समझो भरी दोपहरी के अंदर जो लू चलते हुआ मौसम है, इस मौसम के अंदर आप सभी का फिर तो स्वागत और सुना दो कि अंदर एसएससी जीडी कांस्टेबल वाले हो। अरे स्वाद तो भाई जैसा कि आप सभी को पता है एसएससी जीडी कांस्टेबल की परीक्षाएं चलने लग रही है। आज तारीख होगी है भाई 21 मई। तो 19 और 20 मई को भाई जिस हिसाब की जीके आई थी तो उस हिसाब से अभी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो कि आगे आने वाली शिफ्टों के अंदर आपको दर्शन दे सकते हैं जीके के, वो आप ही आज की वीडियो के अंदर करेंगे। ठीक है, सारे के सारे प्रश्न आपको विद एक्सप्लेनेशन और बहुत ही अच्छे तरीके से डिफाइन करके बताए जाएंगे। इन प्रश्नों की पीडीएफ है आपको जो अपना टेलीग्राम चैनल है आपको मिल जाएगा जॉब्स टारगेट के नाम से, पर 2,62,000 सब्सक्राइबर देखने को मिलेंगे। तो अपना टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, उधर आपको इन प्रश्नों की पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा जिसको और भी मतलब कि और भी जो आपने पीछे जीके की क्लास से करी है वो करनी है तो अपने चैनल को आप जैसे ही सब्सक्राइब करोगे तो वहां पर आपको प्लेलिस्ट का ऑप्शन दिखाई दे जाएगा। प्लेलिस्ट के ऑप्शन के अंदर जाके एसएससी जीडी हॉट टॉपिक के नाम से प्लेलिस्ट दिखाई देगी, वहां से आप लोग है पिछली सारी क्लास अटेंड कर सकते हो। इसके अलावा जो अपनी हिंदी की क्लासें हैं, जो पुलिस वगैरह से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाने लगे, आप मैक्सिमम बच्चों से पूछ भी सकते हो, सारे के सारे अपनी क्लास से डिट्टो से आने लग रहे हैं। ठीक है, तो वो पर्सन भी आपको उसी प्लेलिस्ट के अंदर देखने को मिलेंगे, तो आप लोग वहां से देख सकते हो। ओके, स्टार्ट करें भाई। पहला प्रश्न आता है हमारे पास, रामायण और महाभारत में जो आए है ना उसी के बिहाफ पे करवाऊंगा। रामायण और महाभारत में निम्नलिखित में से किस खेल के बारे में अनेक उल्लेख मिलते हैं? आपको दो खेल दिए गए हैं, एक का नाम है आर्चरी, एक का नाम है रेसलिंग। आर्चरी किसको बोलते हैं? आर्चरी बोलते हैं जी धनुष चलाने को, ऐसे खचक देसी तीर मारे, आपने सुना होगा उड़ता तीर लेना। ठीक है, यानी तीर ऐसे उड़ता हुआ जाने लग रहा है, तीर चलिया कहां से? धनुष से चलिया है। ठीक है, तीर उड़ता हुआ जाने लग रहा है, थोड़ा आपने ऐसे करके ग्रहण कर लिया। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं उड़ता तीर लेना, यानी कि धक्के से कोई मुसीबत मोल लेना। तो आर्चरी क्या धनुषबाजी का प्रयोग है रामायण के अंदर नहीं होता था? जी बिल्कुल होता था। महाभारत के अंदर भी होता था, जी बिल्कुल, अर्जुन ने भी धनुष चलाया, प्रभु श्री राम ने भी धनुष चलाया। रेसलिंग कुश्ती, कुश्ती का प्रयोग भी होता था रामायण के अंदर, बाली ने कुश्ती, बाली खूब कुश्ती लड़ा करता। ठीक है, महाभारत के अंदर आपको पता भीम है, भीम कुश्ती का धुरंधर था, भीम हो गया, दुर्योधन हो गया। ठीक है, यानी कि दोनों के दोनों खेल के आपके रामायण से भी बिलोंग करते, महाभारत से भी बिलोंग करते। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बोथ 1 एंड 2 दोनों के दोनों कथन हमारे से। यही सिंपल सा प्रश्न था, कितना 2-4 लेवल का प्रश्न और ये पूछा गया है। ठीक है, मैक्सिमम बच्चे इसी के अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं। अब जो एक और मेन प्रश्न पूछा जा सकता आगे आने वाली शिफ्टों के अंदर और भी, उसके अंदर ये है कि जो चेस है, जो चेस देखा हो आप लोगों ने, चेस का प्राचीन समय के अंदर नाम क्या था? यह प्रश्न पहले भी पूछ चुकी है एसएससी। भाई महाभारत काल के समय है जो चेस होया, अगर शतरंज आप जिसती बोला, उसका प्राचीन समय के अंदर नाम क्या था? तो इसका नाम था चतुरंग। क्या नाम था? चतुरंग। शतरंज नाट हो गया यो। ठीक है, शतरंज तो वर्तमान में है, वर्तमान में इसको शतरंज बोलते हैं, और पुराने समय के अंदर इसको क्या बोलते थे? चतुरंग के नाम से हम लोग जानते थे। तो इस फैक्ट को भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है महाभारत काल के अंदर। ठीक है, आगे चले। इसके अलावा एक और पूछ सकता है आपसे, तलवारबाजी। तलवारबाजी को पुराने समय के अंदर क्या बोलते थे? तो तलवार को क्या बोलते हैं? अस्सी बोलते हैं। आपने देखा हो जब आप हिंदी के अंदर पर्यायवाची पढ़ते हो, अस्सी, अस्सी का मतलब क्या होता है? तलवारबाजी। ठीक है, तो यानी अस्सी कला। असी कला किसको बोलते हैं भाई? असी कला। तलवारबाजी को असी कला के नाम से भी जाना जाता है। तो इस फैक्ट को याद रखना, ये पुराने समय महाभारत काल की बात होने लगी, उस समय इसको इस नाम से जाना जाता था। ओके, इतने फैक्ट समझ में आगे चलें। चलो जी, अगला प्रश्न आता हमारे पास, पहला अंग्रेज मराठा युद्ध निम्नलिखित में से किस संधि के साथ खत्म हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा और प्यारा प्रश्न है। देखो, 3 आंग्ल मराठे युद्ध है, तीनों के तीनों तुमको याद करवा दूं एक सिंगल ट्रिक से। आज के बाद कभी भी तुम लोग इसको गलत करोगे ही नहीं। ठीक है, लिखेंगे सभी साथी। सबसे पहला हो गया हमारे पास प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। आंग्ल का मतलब समझते हो? आंग्ल का मतलब हो गया अंग्रेज लोग। ठीक है, मराठा का मतलब जो मराठा समुदाय के लोग थे वो। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। ठीक है, यह आपका कब हुआ था? यह आपका हुआ था 1775 से लेकर आपका 82 तक चला था प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। इसको याद कैसे रखो? देखो, आंग्ल से बन गया उंगली, आंगल से क्या बन गया? अंगुली। ठीक है, और 75 का मतलब हो गया पीछे पीछे। भाई मेरा पाछा पाछा अंगली लेके ना पड़े। ठीक है, कैसे रखो भाई? मेरे पीछे पीछे क्या है? उंगली लेके मत पड़ भाई। ठीक है, 82 नहीं तो भाई क्या है? मैं ब्याज हूं, मेरे पीछे पीछे अंगली लेके ना पड़ा भाई, थोड़ा कंट्रोल रख। ठीक है, और ये हमारा किस संधि के साथ समाप्त हुआ? साल भाई की संधि। कैसे रखोगे? साल भाई।
साल बाई की संधि। इसको कैसे याद रखोगे, देखो आपको याद करवाता हूं। भाई तू भाई हक साला है मेरा, जो मेरा पचा पछांगली ले ही पड़ रहा है। जेठालाल के पीछे नहीं सुंदर पड़ता था, जीजा जी ये दिलवा दो, जीजा जी मेरी टैक्सी की वो कर दो, टिकट बुकिंग कर दो, फलाना डिमकाना, ठीक है। तो इसीलिए ये बोलने लगे रहे भाई मेरे पीछे। देखो 75 का मतलब क्या, भाई मेरे पीछे पीछे क्या है, उंगली लेके मत पड़, तू मेरा भाई है या साला है। साल बाई की संधि के साथ प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, चीजें क्लियर हुई, कभी भी नहीं भूलोगे। आपसे पूछेगा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समय अंग्रेज अधिकारी कौन था, यानी अंग्रेज गवर्नर कौन था, तो वोरेन हेस्टिंगस। ये भी याद रखना कौन था, वोरेन हेस्टिंगस, ठीक है। क्योंकि उस टाइम तो 1772 के टाइम, 75 के टाइम पर तो यही था। हाँ जी बिल्कुल जी, कोई दिक्कत की परेशानी 1772 के अंदर आया था, जो रेगुलेटिंग एक्ट है तो उसके तहत यही बनाया गया था जी, बिल्कुल जी। दूसरे वाला याद करेंगे, अब आओ, पहले वाला कभी नहीं भूलोगे, सेकंड आंग्ल मराठा युद्ध, सेकंड आंग्ल मराठा युद्ध। देखो दूसरे वाले की बात होगी ना, तो दूसरे वाला सीधी सी बात, देखो सेकंड आंग्ल मराठा युद्ध, पहला रूल तो ये याद रखना कि 2 साल का गैप आएगा दोनों के बीच में, और जोन से साल की बात होने लग रही है उससे अगले साल के अंदर चले, यानी सेकंड की बात होने लग रही है तो 3 आएगा, 2 की बात है तो 3 आएगा, यानी 1803 से लेकर 2 साल का गैप है 1805 तक। 2 साल तक कौन सा चला, दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध। देखो दूसरे के अंदर क्या रहेगा आपका 2 साल का गैप, और दूसरे से अगला साल होगा 1803, उससे आपका स्टार्ट होगा। इस ट्रिक से याद रखना, हमेशा याद रहेगा जी, बिल्कुल ठीक है। इस टाइम अंग्रेज अधिकारी कौन था, वेलेजली। वेलेजली की खूब जड़िया कर दी, ठीक है, 2 रुपया में तेरी जड़ोड़ी ना ठीक कर दिया, यानी वेलेजली के टाइम पर आपका सेकंड आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, यानी अंग्रेजों के बीच में और मराठाओं के बीच में, ठीक है जी। इस दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध के समय हमारे पास 4 अलग अलग संधि हुई थी, तो चारों के आपको नाम याद रखने हैं। जोन सी इंपॉर्टेंट वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। पहले नंबर पे कौन सी हुई थी, बेसिन की संधि। कौन सी हुई थी, बेसिन की संधि। इसको कैसे, बेसिन से बढ़िया बेसन, बेसन देखा होगा, बेसन से पकोड़े बनाते हो, पीले पीले रंग का होता है, तो बेसिन की संधि। बेसन कितने रुपए में आ जाता है जी, 2 रुपए के अंदर बेसन आ जाता है। वैसे बेसिन, वैसे बाजीराव, तो किसके बीच में हुआ, जो मराठा पेश हुआ था बाजीराव, और आपका अंग्रेज, यानी अंग्रेजों के बीच में ये आपकी हुई थी, ठीक है। लिखेंगे सभी साथी, वैसे बेसिन वैसे बाजीराव, तो यानी किसके बीच में, बाजीराव द्वितीय वर्सेस अंग्रेजों के बीच में ये आप लोगों का हुआ था, ओके जी, यानी बेसिन की संधि। आप लोगों से पूछ लेगा दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध के समय कौन सी संधि हुई, तो बेसिन की संधि, ठीक है जी। दूसरी आती है हमारे पास देवगांव की संधि। भाई तू 2 रुपए के अंदर बेसन देने लग रहा है, तू तो यार देवताओं के गांव के अंदर रहने लग रहा है भाई, कि तू 2 रुपए के अंदर बेसन देने लग रहा है। देवगांव की संधि, ठीक है। तीसरा आता सुरजी अंजन गांव की संधि, सुरजी अंजन गांव की संधि, और तू 2-2 रुपए के अंदर भाई ये तू देने लग रहा है, क्या तेरी सूजी नहीं अभी तक भाई, जो तेरी मतलब कि तू इतनी मेहनत करने लग रहा है, क्या तेरी सूजी नहीं अभी तक भाई, तू 2-2 रुपए के अंदर बेसन देने लग रहा है। सुरजी अंजन गांव की संधि। और जो सबसे लास्ट वो है राजघाट की संधि। कौन सी, राजघाट की संधि। बस तेरे को तो जो राजा लोग है ना वो मौत के घाट उतार देंगे अगर तू 2-2 रुपए के अंदर बेसन बेचता फिरेगा तो। राजघाट की संधि। चारों संधियां याद हुई या नहीं हुई, दोनों आंग्ल मराठा युद्ध दिमाग के अंदर सेट हुए नहीं भाई। मैंने तो अपना जो बैच वगैरह क्लास वगैरह के अंदर ऐसे ही याद करवा रखे और सारे साथियों के याद भी जिन्होंने पढ़ा हुआ है। फिर आता हमारे पास तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध, बस ये 3 ही है। थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध एक बार याद कर लोगे कभी नहीं भूलोगे। तीसरे के अंदर क्या हुआ देखो, थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध। तीसरा आप लोगों का कब स्टार्ट हुआ, तो तीसरा इसी के बाद देखो आपने 2 बार मेरी तरफ उंगली कर ली, ठीक है, तीसरी बार करने लग रहे हो यार, इसका मतलब तुम मेरे को सताने लग रहे हो, परेशान करने लग रहे हो, ठीक है। यानी 1817, 17 का मतलब क्या होगा सताना, 1817 से लेकर 1818 यानी सिर्फ 1 ही साल तक चला था आपका तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, ठीक है। और ये किस संधि के साथ समाप्त हुआ, मंदसौर की संधि के साथ क्या ये आपका समाप्त हुआ था। लिखेंगे सभी साथी कौन सी संधि के साथ, मंदसौर। भाई तो मंदा हो जाए यार, 3 बार आंगली कर ली था ना। मंदसौर की संधि के साथ क्या है ये आपका समाप्त हुआ, ठीक है जी। एक और जो इंपॉर्टेंट चीज पूछता है ये पूछता है कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय गवर्नर कौन था, तो इस टाइम था आपका लॉर्ड हेस्टिंगस। देखो दोनों के अंदर फर्क है, इसके अंदर गलती मत करना, एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करेगा। आपसे पूछे ये वोरेन हेस्टिंगस ये अलग था, लॉर्ड हेस्टिंगस अलग है, दोनों सेम नहीं है, तो इनको गलत मत करना। मैक्सिमम बच्चे इसके अंदर कंफ्यूज होंगे, वोरेन हेस्टिंगस और लॉर्ड हेस्टिंगस। लॉर्ड वाला आपका तीसरे के अंदर था, वोरेन वाला आपका पहले के अंदर था, तो दोनों के अंदर डिफरेंस है, एक से एक साथ मत समझ लेना, ठीक है। चीजें समझ में आई तीनों के तीनों। अब क्या प्रश्न पूछे देखो, अब आप इजीली कर दोगे। पहला अंग्रेज मराठा युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ, तो पहला आंग्ल मराठा युद्ध किसके साथ, साल बाई की संधि के साथ। तो लिखेंगे सभी साथी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आपसे पूछ ले बेसिन की संधि, दूसरे के अंदर 2 रुपए के अंदर बेसन आता है नहीं आता, इस तरीके
तरीके से रख लो। समाप्त पूछ ले, राजघाट की संधि, राजा घाट मौत के घाट उतारे। मंदसौर की संधि में मंदी आ रही है भाई, तन 3 बार आंगली कर दी, ठीक है, तो तृतीयांगल मराठा युद्ध याद हुई या नहीं? सारी संधियां याद होनी चाहिए तुम्हारे। श्रीरंगपट्टनम वाली पिछली क्लास के अंदर करवाई थी, टिप्पू सुल्तान वाले युद्ध के अंदर हुई थी। ओके जी, चले आगे, चलो जी। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सा किला सूरजमल ने भरतपुर में बनवाया था? ये सूरजमल कौन है? जाट राजा सूरजमल, याद आया नहीं आया? ठीक है, राजा सूरजमल कौन था? जाटों के राजा थे भाई, जाट राजा सूरजमल था। ओके जी, इनको क्या जाटों का प्लूटो भी बोला जाता था, बहुत बार पूछा था जाटों का प्लूटो किसको बोला जाता है, तो राजा सूरजमल को क्या है, जाटों का प्लूटो भी बोला जाता है। ये फैक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट, अक्सर एग्जामिनर पूछ लेता है, ठीक है जी। इनके पिता थे, सूरजमल के पिता, जिनका नाम था बदन सिंह। अक्सर एग्जामिनर पूछ लेता है कि राजा सूरजमल के पिता क्या नाम था, तो बदन सिंह क्या है राजा सूरजमल के पिता का नाम था। बदन का मतलब क्या था? शरीर। भाई राजा सूरजमल था, जाट राजा था, शरीर का पूरा ठाडा था, ठीक है, यानी बदन पूरा दिखाएगा, दोनों छोड़ना नहीं है, ठीक है, इस तरीके से। तो इनके पिता का नाम अक्सर पूछ लेता है, और इससे रिलेटेड एक प्रश्न भी पूछा गया इनके पिता से रिलेटेड। जो डिंग है, डिंग के जो जल महल हैं, ठीक है, उनका निर्माण किसने करवाया था? ये राजस्थान के अंदर हमको देखने मिलते हैं। तो डिंग के जो जल महल, इनके निर्माण करवाने का काम किसने कराया था? इनके पिता बदन सिंह के द्वारा करवाया गया था। इसको चीजें याद रखना, डिंग के जल महलों का जो निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था? राजा सूरजमल के जो पिता थे बदन सिंह, इनके द्वारा। कैसे याद रखोगे भाई? बदन मतलब शरीर पूरा मजबूत है, कदे हम समझो आजकल के जो नकली बॉडी बिल्डर ने पाउडर खा के बना ले, डोलो सोले डिंगे आंक दे रहे, वो नहीं है भाई, डिंगे नहीं आंकने लग रहे, वास्तव में शरीर मजबूत है, ठीक है। डिंग के जल महलों का निर्माण इनके पिता बदन सिंह ने करवाया था। ओके जी, अब बात होने लग रही है कि सूरजमल ने, जो राजा सूरजमल था, इन्होंने भरतपुर के अंदर क्या कुछ बनवाया, ये मेन प्रश्न पूछा गया है। तो इन्होंने क्या बनाया था? आपका लोहगढ़ का किला, ऑप्शन नंबर सी करेगा। जाट राजा सूरजमल क्या है? इन्होंने मुगलों से भी लोहा लिया था। लोहा लेने का मतलब हो गया उनसे भी युद्ध करने का इन्होंने मौका अवसर प्राप्त कराया था, ठीक है, और मुगलों को है हराने का भी काम किया था जब वो लूट के जाने लग रहे थे, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इसका यानी लोहगढ़ का किला किसे? सूरजमल भरतपुर है, मतलब कि राजा सूरजमल ने भरतपुर के अंदर बनवाया था। ओके जी, आगरा किला आप सभी को पता है किसके द्वारा बनवाया गया था? अकबर के द्वारा, ठीक है। लाल किला किसके द्वारा बनाया गया था? शाहजहां के द्वारा। ये तो आप सभी को पता ही है जी, बिल्कुल जी। आगे चले, चलो जी। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सा यात्री 7वीं शताब्दी के अंदर भारत के अंदर आया था? 7वीं शताब्दी, देखो जो भी मैंने आप लोगों को शताब्दी स्पेशल बता रखी थी, जो भी शताब्दी की बात होगी उससे पहले वाले 100 सालों की बात होगी। 7वीं की बात होने लग रही है तो सीधी सी बात है 601 से लेकर 699 तक के सालों की बात होने लग रही है। 601 से 699 वाले सालों के बीच में याद करो कौन सा राजा आया था? राजा हर्षवर्धन आया था। कब आया था जी? 606 ईस्वी के अंदर गद्दी के ऊपर बैठा था, याद करो 606 ईस्वी के अंदर, और 647 ईस्वी तक आप लोगों का चला था जी, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो राजा हर्षवर्धन के टाइम पर कौन सा आया था? फायान आया था? नहीं जी, जुआन जंग हवेन सांग, बिल्कुल जी, ऑप्शन नंबर हमारा बी है करेक्ट। और अक्सर एग्जामिनर ये भी पूछता है कि कौन से यात्री को, मतलब कि जुआन जैंग के नाम से किसको जाना जाता? तो हवेन स्वांग को, ठीक है। एक ही नाम है तो इसके अंदर कंफ्यूज मत होना। चीनी यात्री था, इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी जिसका नाम था सी यू की, ठीक है। क्या नाम था? सी यू की। और इसी बुक से हमको पता लगता है कि हर्षवर्धन के टाइम पर कैसा प्रशासन होया करता, क्या कुछ शासन उस टाइम चलता था, तो ये सारी चीजें हमें उसी से पता है। हर्षवर्धन के बारे में हम लोग पिछले क्लासों के अंदर पढ़ चुके, तो अभी दोबारा से पढ़ने की जरूरत है नहीं, ठीक है जी। अब हम और राजाओं के बारे में पढ़ेंगे। मेगस्थनीज, मेगस्थनीज किसके दरबार के अंदर था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार के अंदर। किसने भेजा था? सेल्यूकस निकेटर, यानी जो चंद्रगुप्त मौर्य का ससुर है उसने भेजा था, ठीक है। और मेगस्थनीज के द्वारा एक बुक लिखी गई थी, उस बुक का नाम क्या था? इंडिका, इनकी बुक का नाम था। ओके जी, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई, अक्सर एग्जामिनर पूछ लेता है, ठीक है। फायान, फायान का क्या कुछ रोला था? फायान किसके दरबार के अंदर था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के अंदर, ठीक है। किसके दरबार के अंदर था? अक्सर एग्जामिनर पूछ रहे फायान किसका दरबारी कवि था? चंद्रगुप्त द्वितीय। ये मौर्य नहीं था, ये चंद्रगुप्त, ये गुप्त वंश का राजा चंद्रगुप्त द्वितीय। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण करी थी? याद करके बताओ मेरे को। एक तो चंद्रगुप्त प्रथम था, एक द्वितीय था। प्रथम ने महाराजा धीराज, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी थी। बकायदा मैंने आप लोगों को पहले बताया जी, बिल्कुल बताया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं जी। इसके अलावा एक और आप लोगों से पूछ लेता है, इब्न बतूता। इब्न बतूता है, इब्न बतूता आपका कहां का यात्री था? मोरक्को का यात्री था, याद करो, मोरक्को का यात्री था, ठीक है। और इसके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? ये भी अक्सर एग्जामिनर पूछ लेता, तो कौन सी पुस्तक? रेहला, ठीक है। नो बोला मैं तो मोरक्को से यहां पर आया था और अब मैं यहीं पर रहूंगा, यहीं पर मैं हिल चुका, रेहला, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इसको भी याद रखेंगे। अगला था हमारे पास अलबरूनी। अलबरूनी किसके साथ आया था? जो महमूद गजनवी आया था भारत को लूटने के लिए, ठीक है, जिसको मूर्ति भंजक के नाम से जाना जाता है, तो अलबरूनी उसके साथ आया था। किसके साथ आया था? महमूद
महमूद गजनवी के साथ आया था। और इसके द्वारा क्या कुछ बुक लिखी गई ये भी अक्सर एग्जामिनर पूछ लेता है। तो कौन सी? किताब उल हिंद। कौन सी बुक लिखी गई थी? किताब उल हिंद इसके द्वारा लिखी गई थी जी। बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं जी, कोई भी दिक्कत परेशानी। ये सारे फैक्ट याद रखा करो जो भी मैं तुमको बताता हूं, ये एग्जाम के अंदर आएंगे। ठीक है, कल एक बच्चे का मैसेज आया था बकायदा, कल वाले एग्जाम के अंदर 20% आए थे, 20 के अंदर से 8% ऐसे थे जो कि अब डायरेक्ट अपनी क्लास से आए थे। ठीक है, डायरेक्ट का मतलब नो नहीं भाई, डिट्टो से, मतलब जैसे मैं ये और फैक्ट बताता हूं, इन फैक्टों के अंदर से 8% फंसे थे उस साथी के। कल मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर भी वो उसका मैसेज स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो ये जो फैक्ट बताता हूं ये इंपॉर्टेंट है, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ने से कुछ नहीं होगा, उसके बारे में जो और इंफॉर्मेशन बताता हूं उसको पक्का सुना करो। ठीक है, आगे चले, चलो जी। अगला प्रश्न आता है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में आपका आंतरिक अशांति शब्द को सशस्त्र विद्रोह? पिछली क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को बकायदा बताया था कि आंतरिक अशांति जो शब्द है उसको सशस्त्र विद्रोह का मतलब हो गया भाई हथियारों के साथ आप लोग विद्रोह करने लग रहे हो। इस शब्द के साथ कब रिप्लेस किया गया था? क्या मैंने पिछली क्लास के अंदर नहीं बताया था जी? बिल्कुल बताया था, याद करो, मैंने आपातकाल के बारे में पूरा बताया था। 352वां जो हमारा अनुच्छेद उसके अंदर दे रखा राष्ट्रीय आपातकाल, उसके अंदर पहले क्या होता था? उसके अंदर यह था कि भाई अगर हमारे देश के ऊपर बाहरी आक्रमण होता है, नहीं बाहर से कोई व्यक्ति अटैक कर देता है, या हमारे देश के अंदर आंतरिक अशांति, आंतरिक अशांति का मतलब हो गया कि भाई वैसे मतलब वो अशांति हो रही है, भाई प्रधानमंत्री ने फील हो गया वैसे शांति हो रही है, तो राष्ट्रीय आपातकाल लग सकता है। लेकिन अब है जो आपका कौन सा 44वां संविधान संशोधन हुआ था, इसको याद रखना, सिंपल सी ट्रिक है, 4 + 4 8 यानी 1978। ठीक है, यानी 1978 के अंदर जो 44वां संविधान संशोधन हुआ उसके तहत क्या है, इसको चेंज कर दिया गया, आंतरिक अशांति को नहीं माना जाएगा, सशस्त्र विद्रोह। यानी अगर कोई हथियारों के साथ, शस्त्र का मतलब क्या? हथियार, हथियारों के साथ अगर कोई विद्रोह करने लग रहा है ना, तो उसको हम लोग मानेंगे कि हाँ भाई आपातकाल की सिचुएशन है। वैसे आंतरिक शांति के बिहाफ पे नहीं लगा सकते, क्योंकि इंदिरा गांधी जी ने इसका गलत प्रयोग कराया था। उन्होंने अपनी सत्ता के अंदर मतलब इतनी चूर हो चुकी थी, उनका मन ये था मैं सत्ता को ना छोड़ूं, इसलिए क्या उन्होंने आपातकाल लगा दिया था। ये बोली मुझे आंतरिक अशांति फील हुई, तो ये गलत था ना। ठीक है, तो इसीलिए बाद में फिर ये जब आपका 44वां संविधान संशोधन हुआ इसके तहत ये चीज बदल दी गई। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 4 + 2 6 यानी 1976, इसको क्या भारत का लघु संविधान भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लघु संविधान। इसके अलावा हमारे संविधान के अंदर जितने भी क्या है हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, वो सारे के सारे हमारे कौन से संविधान संशोधन के तहत ऐड करे गए? मौलिक कर्तव्य सारे के सारे हमारे 42वां संविधान संशोधन साल 1976 इसके तहत सारे के सारे मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान के अंदर ऐड करे गए। मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए? अक्सर हर साल एग्जामिनर पूछता है, तो कौन सा? सोवियत संघ, जिसको पहले मतलब जिसको वर्तमान में हम लोग रूस के नाम से जानते हैं, पहले उसको हम लोग सोवियत संघ बोलते थे। तो यानी सोवियत संघ से क्या आपके सारे के सारे मौलिक कर्तव्य लिए गए। अगर आपसे पूछे डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी नीति निर्देशक सिद्धांत, तो हमने किस देश के संविधान से? आयरलैंड के संविधान से लिए। तो इस फैक्ट को भी याद रख लेना। ओके जी, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई, दिमाग के अंदर घुस गई, शाबाश। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, संपत्ति का अधिकार भी इसी के तहत है, वो भी लिखवा देता हूं, देखो लिखो। 44वां संविधान संशोधन है, इसी संविधान संशोधन के तहत क्या है, जो आपका संपत्ति का अधिकार था, पहले यह जो संपत्ति का अधिकार था यह सिर्फ मौलिक अधिकार था। संपत्ति का अधिकार क्या था पहले? ओनली मौलिक अधिकार। तो इसको मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा के 44वें संविधान संशोधन के तहत इसको क्या बना दिया गया? एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। और कौन से अनुच्छेद के अंदर ऐड कर दिया गया? अनुच्छेद नंबर 300। अक्सर एग्जामिनर पूछ लेता है, तो इस फैक्ट को भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 44वें संविधान संशोधन के तहत ही हमने एक प्रस्ताव और भी ऐड कराया कि जब भी आपका आपातकाल लगेगा तो लगने के बाद सिवाय 2 अनुच्छेद यानी अनुच्छेद नंबर 20 और 21, ठीक है, 21 के अंदर तो क्या आपका जीवन जीने का अधिकार, अनुच्छेद नंबर 20 के अंदर आपकी गलत गिरफ्तारी के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, तो ये 2 अधिकार, ये 2 मौलिक अधिकार ये आपके बचेंगे। इसके अलावा सारे मौलिक अधिकार आपके कैंसिल हो जाएंगे जब भी हमारे देश के अंदर आपातकाल लगता है। तो ये अक्सर पूछा जाता है, तो इस फैक्ट को भी याद रखना। कौन से संविधान संशोधन के तहत? आपके 44वें संशोधन के तहत ये चीजें आपकी ऐड करी गई। ओके जी, आगे चले, आगे चलो जी। पूंजीगत वस्तु है, पूंजीगत वस्तु उद्योग क्या होता है बताओ भाई? पूंजीगत वस्तु उद्योग, पूंजीगत वस्तु उद्योग वो होता है कि जिसके अंदर वह उद्योग जो बाहरी वाणिज्यिक उधारी से काम करता है। इसका मतलब क्या भाई? ऐसा बिजनेस जिसके अंदर आप बाहर से उधार लेते हो तब जाके आपका काम चलता है। क्या इसको पूंजीगत उद्योग बोलेंगे? जी गलत है।
वह उद्योग जो खाद्य उत्पादों का निर्यात करता है, यानी खाने वाली जो चीजें हैं उनका जो मतलब उनको बेचने का काम करता है, उसको हम लोग बोले गलत है जी। वह उद्योग जो कच्चे कृषि उत्पादों का प्रसंस्करण करता है, यानी जैसे मान लिया आपके पास गन्ना है, गन्ना आता है ना, शुगर केन, ठीक है, उससे आप ये लोग चीनी बनाते हैं, तो क्या उसको बोलेंगे जी गलत हो जाएगा। वह उद्योग जो मशीनें और कलपुर्जे बनाता है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऐसा उद्योग जो कि मशीनें बनाता है और अलग अलग मशीनों के पार्ट बनाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूंजीगत वस्तु उद्योग बोलते हैं। ओके जी, चीज हमारे समझ में आ गई, ठीक है। यानी कि ऐसी मशीनें बनाना जो कि अंतिम उत्पाद बनाए। जैसे मैंने एक ऐसी मशीन बना दी, जैसे मैंने बिस्कुट बनाने की मशीन लेके आ गया मैं, ठीक है, तो एक ऐसी मशीन है ना भाई, अंतिम उत्पाद। अब उस बिस्कुट का तो कुछ नहीं बना सकते, वो बिस्कुट तो डायरेक्ट खाया जाएगा, ठीक है। तो ऐसी मशीनें जो कि क्या है, लास्ट उत्पाद बनाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, पूंजीगत वस्तु उद्योग हम लोग बोल देते हैं। ओके जी, चीज भी हमारे समझ में आ गई। आगे चले, चलो जी। अगला प्रश्न आता है, टिप्पू सुल्तान किस वर्ष में मैसूर का राजा बनाया था? सबको पता 1782 के अंदर क्या टिप्पू सुल्तान मैसूर का राजा बनाया था। मल्टीपल टाइम करवा चुका हूं, फिर भी मैक्सिमम बच्चे इसको गलत करके आते हैं। टिप्पू सुल्तान थे भाई, कहां के थे, मैसूर। मैसूर कहां पर पड़ता है, वर्तमान कर्नाटक के अंदर हमको देखने को मिलता है। इनके पिता का क्या नाम था? इनके पिता का नाम था हैदर अली। लिखेंगे सभी साथी, हैदर अली क्या था, इनके पिता का नाम था भाई, पिता का नाम हैदर अली था, टिप्पू सुल्तान के पिता का नाम। अब पूछा गया भाई, टिप्पू सुल्तान राजा तो हम लोगों ने कर दिया, इससे रिलेटेड अब हम लोग और फैक्ट पढ़ेंगे भाई, ठीक है। तो टिप्पू सुल्तान को है किस नाम से जाना था, अक्सर ये भी पूछ लेता है एग्जामिनर। तो टिप्पू सुल्तान को मैसूर का शेर बोलते हैं, ठीक है, अक्सर एग्जामिनर पूछ लेता है मैसूर का शेर किसको बोलते हैं, तो टिप्पू सुल्तान को मेरे भाई मैसूर के शेर के नाम से जाना जाता है। ओके जी, चीज हमारे समझ में आ गई। इसके अलावा टिप्पू सुल्तान है, मतलब इनके टाइम पर 4 आपके युद्ध हुए थे। जैसे अभी मैंने आपको आंग्ल मराठा युद्ध करवाए थे, तीनों के तीनों। पहले वाला कब हुआ था, 1775, पीछे पीछे उंगली लेके 82 तक, ठीक है, सालबाई की संधि। दूसरा वाला आपका 2 साल का गैप, 1803 से 1805। देखो दिमाग के अंदर ऑटोमेटिक सेट होगी चीजें, वैसे आपके कभी याद नहीं होंगे, ठीक है। और आपकी कौन सी संधि के साथ आपका कौन कौन सी बेसन की संधि, 2 रुपए का बेसन आ गया, याद करो, ठीक है। याद आई या नहीं आई? बिल्कुल आने लग रही। तीसरे वाला आपका कब हुआ, आपका 18 सता दिया यार, 1817 से 1818। कौन सी संधि के साथ आपका समाप्त हुआ? मंदसौर की संधि। भाई इतनी मंदी यार, तीसरी बार आंगली कर दी, ठीक है। याद हुए या नहीं हुए? सारे याद हुए। उसी टाइप से टिप्पू सुल्तान के भी 4 युद्ध हुए थे भाई, ठीक है। आंगल मैसूर युद्ध के नाम से हम उन युद्धों को जानते हैं, ठीक है। सारे के सारे युद्ध आज हम लोग नहीं करें, क्योंकि आज हम लोगों ने वो वाले 3 कर लिए हैं। अब मैं अगर आपको ये टिप्पू सुल्तान वाले भी करवाऊंगा तो आप लोग भूल जाओगे, ठीक है, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, उनती याद रखा, गिनती याद रखा, तो ये वाले हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है। इनको हम लोग जैसे कल की क्लास लूंगा तो उसके अंदर आपको अलग से करवा दूंगा, अभी करवाने का कोई फायदा नहीं है। सर जी कोकरोच जनता पार्टी बन गई, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? भाई मैं क्या कहूं यार तो बताओ। भाई बनी है, बहुत लेट बनी है, बहुत देरी कर दी बनने में। अच्छा भाई, मैं तो शुरुआत से कहता हुआ आने लग रहा हूँ कि देश के युवा को राजनीति में उतरना चाहिए, देख, लेकिन देश का युवा उतरता तो नहीं। देश का युवा इंस्टाग्राम रील से या फिर लड़कीबाजी के चक्करों से इनसे बाहर निकले, तब तो देश के युवा को पता लगे कि देश की सिचुएशन क्या है। अब हमारे देश की सरकार ने भाई फ्री में इतना मतलब डाटा उपलब्ध करवा रखा है। फ्री में तो क्या मतलब कि भाई 700 800 900 पूरी दुनिया के अंदर सबसे सस्ता नेट अपने यहाँ पर, आपको पता हो तो इतनी सुविधाएं उपलब्ध कर रखी। देश का युवा सारे दिन इंस्टाग्राम रील के अंदर रहता है, सुबह उठता है रील चलाता रहता है। मैं ये चीज़ बोलने लग रहा, तुम लोग 1 महीने इंटरनेट बंद कर दो, 1 महीने, मतलब इंटरनेट तो क्या, इंस्टाग्राम को और इनको बंद करो, 1 महीने बाद तुम सिचुएशन देख लेना, देश का युवा सारा सड़कों पर आ जाएगा। उसको महसूस हो जाएगा कि हाँ मैं बेरोजगार हूँ, मुझे काम की ज़रूरत है, मैं पूरे दिन मेरा टाइम पास कैसे करूँ। अब तो पूरे दिन रील देख के टाइम पास कर लेता, बाद में उसका टाइम पास नहीं होगा, फिर वो सड़कों पे आएगा। और ये जो कोकरोच जनता पार्टी है भाई, देखो मैं तो ये कहने लग रहा हूँ कि इसको बस एक ट्रेंड की तरह मत रखना, कोशिश करना आगे तक लेके जाओ, सरकार भी बनाओ। मैं तो ये चाहता हूँ भाई, देश के युवा अगर सरकार बनाएंगे तो उसका एक यार, एक तो बूढ़े बूढ़े लोग हैं 60 70 साल के, 80 साल के हो रहे हैं यार। तुम खुद सोचो, हमारे देश के अंदर युवाओं की आबादी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू बुजुर्गों की आबादी। बुजुर्गों का सम्मान करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बुजुर्ग हो चुके भाई रिटायरमेंट लो, अपना बालक बच्चे संभालो, बालक बच्चे नहीं हो तो अपना और घूमो फिरो। देश का क्यों बेड़ा गर्क करने लग रहे हो भाई?
और तुम युवा हो यार, तुम खुद सोच के देखो, प्रैक्टिकल हो गए कि क्या युवा व्यक्ति को देश नहीं चलाना चाहिए? बिल्कुल चलाना चाहिए। ये इतने बड़े बड़े ना कुछ पता है, कौन खुद अनपढ़ है यार, ये देश चलाने लग रहे हैं यार। कभी नीट का पेपर लीक हो गया, कभी कोई पेपर लीक हो गया। पेपर लीक इसीलिए होने लग रहे हैं ना क्योंकि इनको कोई मतलब ही नहीं है पढ़ाई से, ना ये तुम्हारी भावनाएं समझ सकते, क्योंकि ये खुद कभी नहीं पढ़े हैं। तुम्हारी भावना वही व्यक्ति समझ सकता है जिसने खुद ने कभी तैयारी की हो, और वो व्यक्ति सत्ता के अंदर जाएगा तो वो तुम्हारे दुख दर्दों को समझेगा कि क्या कुछ सिचुएशन चलने लग रही देश के अंदर। और मैं तो चाहता हूं भाई कि अगले इलेक्शन के अंदर कॉकरोच जनता पार्टी भाई इससे भी कोई व्यक्ति उठे और देश के युवा उसको सपोर्ट करें और वो आगे सरकार बनाए, देश को रन करे। हम भी देखें युवा सरकार कैसे चलती है। मान रहे हो चीजें? मैं वो चीज नहीं करने लग रहा कि आप लोग उसकी तरह वो आंदोलन छेड़ो और ऐसे तख्ता पर, वो तो फिर देश का सत्यानाश हो जाएगा। ठीक है, वो बहुत गलत चीज़ है। अपना फेयर तरीके से इलेक्शन के अंदर उठो, इलेक्शन के अंदर जाकर अपना वो करो, बस सिंपल है। क्योंकि जैसे जो नेपाल के अंदर हुआ, बांग्लादेश के अंदर हुआ, बहुत गलत चीज़ है। उससे देश की अर्थव्यवस्था डूब जाएगी, कहीं के नहीं बचोगे, खाने के लाले हो जाएंगे, ऐसी गरीबी के अंदर आ जाओगे, सारा भविष्य खराब हो जाएगा, कभी भी नहीं सुधरोगे। वो सिचुएशन तो कभी भी मत आने देना। फेयर तरीके से इलेक्शन लड़ो, इलेक्शन लड़के अपने सरकार के अंदर आओ, बस क्या दिक्कत है? अपने करो देश को रन बढ़िया तरीके से। चलें आगे, आगे चलो। निम्नलिखित में से किसे जनसंख्या परिवर्तन का प्राकृतिक कारण माना जाता है? जनसंख्या है वो प्राकृतिक तरीके से परिवर्तित हुआ है। देखो, जनसंख्या दो ही तरीके से प्राकृतिक तरीके से परिवर्तित हो सकती है। या तो जन्म ज्यादा हो जाए, मान लिया जैसे हमारा देश है, हमारे देश के अंदर जनसंख्या परिवर्तन किस वजह से होने लग रहा है? जन्म दर बहुत ज्यादा है। हर एक व्यक्ति को समझ लो, आज है ना, आज का दिन, आज तारीख होगी 21 मई, 21 मई का दिन भी क्या पड़ा, कितने हजारों लाखों बच्चे आज जन्मे होंगे या फिर आज शाम तक जन्म जाएंगे। ठीक है, यानी डेली नो समझ लो हजारों के अंदर, लाखों के अंदर अपनी जनसंख्या बढ़ने लग रही है डेली। ठीक है, तो यानी कि जन्म दर। दूसरा होता है मृत्यु दर। ये आपके प्राकृतिक कारण, अब ज्यादा मृत्यु होनी शुरू हो जाए, मान लिया इलाज कम मिलने लग रहा है, तो उसके इसके अंदर देश की जनसंख्या कम हो जाएगी, यानी जन्म दर। तो प्रवास, प्रवास क्या नेचुरल चीज होता है? प्रवास का मतलब होता है आप एक देश छोड़ के दूसरे देश के अंदर जाने लगे हो। क्या वो प्राकृतिक कारण है जनसंख्या का? नहीं, प्राकृतिक काम पर वो तो। अब जैसे मान लिया अब यार मेरे को मान लिया किसी और देश के अंदर बसना है, तो मैं मेरी मर्जी से बसूंगा। प्रकृति थोड़े ना ये कहने लग रही है भाई तू हमारा देश छोड़ के चला जा, मानने लग रहे चीजें। भगवान थोड़े ना भाई तुमको भाई यहां से गायब करके सीधा किसी और देश के अंदर प्रस्तुत कर दिए तुम। लेकिन अब आगे आगे थोड़े दिनों के अंदर तुम देखना, थोड़े सालों के अंदर, कि प्रकृति खुद भी कहेगी कि हमारा देश छोड़ के चले जा। तो क्यों कहेगी? क्योंकि देश का ऐसा भट्ठा गोल कर रखा है, भगवान कसम, इतना प्रदूषण, इतना पॉल्यूशन, इतना सारा सिस्टम है। नेताओं ने सिर्फ अपनी जेब भरी है। ठीक है, करोड़ों अरबों रुपए इनके खातों के अंदर पड़े हैं, इनके पार्टी फंडों के अंदर पड़े हैं, तो देश के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं भाई इन्होंने। हर चीज़ यहाँ पर बिजनेस लगाएंगे, यहाँ पर प्लांट लगाएंगे, अंडमान निकोबार के पेड़ों को उड़ा दो, कोई दिक्कत नहीं भाई। ठीक है, सारी स्पीसीज खत्म कर देंगे, सिर्फ विकास करना। ऐसे विकास का क्या करोगे भाई जब तुम जीने जोगे नहीं बचोगे? और तुम आगे खुद भी देखे लेना, जो साथी अभी जैसे थोड़े हैं, मतलब तुम लोग अभी जैसे बेरोजगारी के अंदर के दौर के अंदर अभी संघर्ष करने लग रहे, कल को जॉब मिल भी जाएगी तो अभी तुम कुछ ज़्यादा नहीं उखाड़ पाओगे। जो लोग अमीर है ना, करोड़पति लोग हैं, सारे देश छोड़ के दूसरे देशों के अंदर शिफ्ट हो जाएंगे, अभी भी शिफ्ट होने लग रहे हैं। उन देशों के अंदर बढ़िया एनवायरनमेंट मिलने लग रहा है। यार व्यक्ति पैसा किस लिए कमाता है? एक अच्छा जीवन जिसके, अब उसके पास पैसा, तो अब यहाँ पर तुम अच्छा जीवन नहीं प्रोवाइड करने लगे तो दूसरे देश के अंदर शिफ्ट होगा। कभी तुमने ये देखा अमेरिका कोई नागरिक भारत के अंदर रहने आया हो, भारत के अंदर शिफ्ट हो गया हो? दुबई का कोई भारत के अंदर शिफ्ट हो नहीं होते भाई। यहाँ पर टैक्स लगते हैं इंग्लैंड जैसे, सुविधाएं मिलती हैं कि बताऊं मैं, श्रीलंका का भी खराब। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ओनली 1। आगे चलें, चलो जी। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान ने बंजारों का इस्तेमाल नगर के बाजारों में अनाज की ढुलाई के लिए किया था? ये बड़ा अच्छा और प्यारा प्रश्न है। देखो ये क्या है, बंजारे, आपको बताता हूं। बंजारा किसको बोला था? बंजारा उसको बोला था जो एक जगह से दूसरी जगह पे घूमता रहता है, साथ में अपने वो पशु रखता है, जैसे गधे हो गए, घोड़े हो गए, इस तरीके के पशु रखेगा। उन पशुओं के ऊपर है अपना अनाज वगैरह, अपने कपड़े वगैरह लाद के है वो। जैसे मान लिया आज यहाँ पर, आज हरियाणा के अंदर है, कल यूपी के अंदर चलेगा, परसों बिहार के अंदर चलेगा। तो इस तरीके से जो ट्रैवल करते रहते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? उनको बंजारे बोलते हैं। तो ऐसा कौन सा सुल्तान था हमारी हिस्ट्री के अंदर भाई, इतिहास के अंदर, जिसने बंजारों का इस्तेमाल नगर के बाजारों में अनाज की ढुलाई के लिए किया था? तो ऐसा काम एक ही व्यक्ति कर सकता है, 2 चुटिया वाला अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाए। अलाउद्दीन खिलजी मैं आपको पहले बता चुका हूं, ये अपनी सेना का बहुत ध्यान रखता था भाई।
ठीक है। स्पेशल इसने अपनी सेना के लिए ऐसे बोला भाई सेना के लिए भाई अनाज तो उपलब्ध करवाना पड़ेगा बाजारों के अंदर। तो इसने क्या करा भाई जो भी शहर के अलग अलग हिस्से होते थे या जो भी गांव वगैरह होते थे वहां से जो भी अनाज होता था इसने बंजारों की ड्यूटी लगा दी, तुम्हारी ड्यूटी होगी, हम बकायदा तुमको पैसे पे करेंगे कि अपने घोड़ों गधों के ऊपर अनाज लाद लाद के है यहां पर आपको नगर के बाजारों के अंदर पहुंचाना, ताकि हमारे सैनिक वगैरह भूखे ना मर सकें। तो इसने इन बंजारों का प्रयोग करा था सबसे पहले इस तरीके की ढुलाई के लिए। ठीक है, आपसे भी यह पूछा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी के समय जो बाजार होते थे उन बाजारों को क्या बोलते थे? उसको बोलते हैं सहना ए मंडी। बहुत बार आता है एग्जाम के अंदर, क्या बोलते हैं? सहना ए मंडी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस फैक्ट को याद रखना, अक्सर एग्जामिनर पूछता है। ठीक है, फिर बाद में रोगे कि हाँ जी ये क्या हो गया। इसके अलावा आपसे पूछ ले दाग और उलिया प्रथा की स्थापना किसने करी? तो दाग एंड उलिया प्रथा की स्थापना भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करी। ये क्या थी जी? ये दाग का मतलब होता है कि जैसे घोड़ा का ना, घोड़े के ऊपर लोहे को गर्म करके ऐसे कोई दाग लगाना, कोई निशान बनाना। ठीक, उस निशान का मतलब है भाई ये घोड़ा अच्छी कंडीशन के अंदर और युद्ध के अंदर यूज करने के लायक है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं दाग और उलिया प्रथा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे चले, चलो जी अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने भारत पर केवल 15 वर्षों तक शासनकाल किया था? ये भी अच्छे लेवल का प्रश्न है। तो 15 वर्षों तक किसने करा था? एक बार के लिए आप ऑप्शन देखो, सूर्यवंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश या फिर लोधी वंश। तो पहली बात तो मैं आपको दिल्ली सल्तनत के वंशों के बारे में पढ़ा चुका हूं। दिल्ली सल्तनत के सारे वंश याद रखने की निंजा टेक्निक क्या है? एक ट्रिक याद रखो, सख्त सा लोंडा, सख्त सा लोंडा। ठीक है, याद रह जाएगी। ऐसे क्या बन गया? सलेव। सलेव का मतलब क्या होता है? गुलाम, यानी जिसको हम लोग बोलेंगे गुलाम वंश। और गुलाम क्या होते हैं? मामूली लोग होते हैं, या फिर हम इसको बोल देंगे मामलुक वंश। ओके जी, कुतुबुद्दीन ऐबक इसका संस्थापक था। कैसे बन गया हमारे पास? खिलजी वंश। खिलजी वंश का कौन सा था हमारे पास? जलालुद्दीन खिलजी था, वो इसका संस्थापक होता था। ओके जी, अलाउद्दीन खिलजी उसका आगा भतीजा, भतीजा इस तरीके से चलता था। टी से बन गया हमारे पास तुगलक वंश, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, तुगलक वंश। ओके जी, ऐसे से हमारे पास बन गया सैयद वंश, खिजर खान इसका संस्थापक था। ठीक है, किसका वो आया करदा यो सेनापति? याद करो, चंगेज खान। चंगेज खान था कि ना, वो उसका क्या नाम था रे? चंगेज खान नहीं, वो 1398 के अंदर जिसने भारत के ऊपर अटैक कराया था, और उसका नाम बोलो, एकदम दिमाग का मतलब निकल गया। 1398 के जिसने भारत के अंदर अटैक कराया था, तैमूर। ठीक है, तैमूर था, तैमूर के साथ आया था भाई ये। ठीक, जिन्हें अटैक करने का काम करता है। एलडी से बन गया हमारे पास लोधी वंश, लोधी वंश। ठीक है, लोधी वंश क्या था? दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश। अक्सर एग्जामिनर आपसे पूछता है दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन सा था? लोधी वंश था। ओके जी, अब जो मेन चीज आप लोगों से अक्सर एग्जामिनर पूछ लेता है, एक तो चीज ने ये पूछ ली भाई कौन सा वंश था जिसका शासनकाल मात्र 15 वर्ष का रहा। ठीक है, तो ये कौन सा? ये हो जाएगा हमारे पास जी सूरवंश। सूरवंश कौन सा जी? याद करो, शेर शाह सूरी। याद आया नहीं आया? 1540 के अंदर कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध हुआ था, जिसके अंदर शेर शाह सूरी ने किसको हराया था? अकबर का जो बाबू आया करता हुमायूं, हुमायूं को हराने का काम कर रहा था। याद आया नहीं आया? तो इसका सही आंसर क्या है? सूरवंश। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। याद करो, 1540 के अंदर कन्नौज, या फिर जिसको हम लोग पुराने समय के अंदर बिलग्राम भी बोल देते थे, बिलग्राम का जो युद्ध हुआ था, बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को हराकर सूरवंश की स्थापना करी। सूरवंश की स्थापना करी किसने करी थी? ये करी थी शेर शाह सूरी ने। ठीक है, किसने करा था ये काम? ये काम करा था शेर शाह सूरी ने। ठीक है, अक्सर एग्जामिनर पूछ लेता है, ठीक है, कि कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? 1539-40 की बात है ये। ठीक है, 1539-40 के अंदर क्या है? 3940 के अंदर कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध हुआ था, और इसी युद्ध के अंदर क्या है? शेर शाह सूरी का शासनकाल आया था। उसके बाद फिर जो था अकबर का बाबू आया करदा हुमायूं, ये लुकदा हंडा करदा अफगानिस्तान भाज गया और कितने भाज गया। ठीक है, उसके बाद फिर 1555 के अंदर दोबारा अपनी सेना लेके आया, और इसने दोबारा एक युद्ध हुआ जिसका नाम था सरहिंद का युद्ध। ठीक है, कौन सा युद्ध हुआ आपका? सरहिंद का युद्ध। और सरहिंद के युद्ध के अंदर क्या है? सरहिंद के युद्ध के अंदर, सरहिंद का युद्ध कब हुआ? साल 1555 के अंदर। इसके अंदर इसने हुमायूं ने दोबारा से शेर शाह सूरी को हरा के उसको मौत के घाट उतार दिया और दोबारा से मुगल सल्तनत की स्थापना करने का काम किया। उसके बाद 1556 के अंदर पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ, उसके अंदर फिर अकबर आ गया था। ठीक है, तो सारा सिस्टम आप लोगों को पता ही है जी। बिल्कुल जी। अब अक्सर एग्जामिनर आपसे ये भी पूछ लेता है शेर शाह सूरी का मकबरा कहां पर हमको देखने मिलता है? अक्सर आता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, शेर शाह सूरी का मकबरा, और मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं। चलो मैं तुमको हिंट दे देता हूं, तुमको कमेंट के अंदर बताना बिहार के अंदर है। बताओ, बिहार के अंदर सासाराम। ठीक है,
वहां पर हमको इसका मकबरा देखने मिलता है, अक्सर एग्जामिनर पूछता है। इसके अलावा आपसे पूछ लिया दिल्ली सल्तनत का कौन सा वंश है जिसका सबसे कम समय तक शासनकाल रहा, ठीक है, और सबसे लंबा शासनकाल किसका रहा। सबसे कम की बात करेंगे तो खिलजी वंश, खिलजी वंश का जो शासनकाल था यह आप लोगों को क्या था, आपका मात्र 30 वर्ष का शासनकाल रहा था खिलजी वंश का, ठीक है, ओके। और सबसे लंबे शासनकाल की अगर हम लोग बात करें तो किसके रहे थे आप लोगों का, मेनली तुगलक वंश का जो शासनकाल था वो सबसे लंबा रहा था, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक और ये सारे आए थे, ठीक है, तो इसको भी याद रखना। अगला प्रश्न आता है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कि नीति के निदेशक तत्वों की स्थापना का उद्देश्य नहीं है। राज्य के जो नीति निदेशक तत्व हैं, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, कौन से अनुच्छेद तक है, अनुच्छेद नंबर 35 से हमारे स्टार्ट हो जाते हैं और 51 तक हमारे चलते सारे के सारे डीपीएसपी। तो इसके अंदर याद रखिए डीपीएसपी की जो स्थापना है, ठीक है, इसके अंदर मेनली कौन सी चीज हमारी शुमार नहीं है, ये प्रश्न आप लोगों से बकायदा पूछा गया है। तो इसके अंदर हमारे क्या कुछ होंगे बताओ। देखो, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना जी बिल्कुल है, आर्थिक लोकतंत्र जी बिल्कुल है, सामाजिक लोकतंत्र बिल्कुल है, राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना नहीं है, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, कल्याणकारी राज्य बनाना। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ये इसकी स्थापना का मेन उद्देश्य नहीं है। ओके जी, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई भाई, ठीक है, मतलब 36 से समझ जाया करो यार तुम। भाग नंबर 4 डीपीएसपी के बारे में लिखेंगे, डीपीएसपी कौन से उसके अंदर है, भाग नंबर 4 के अंदर हमको देखने को मिलते हैं डीपीएसपी, जी बिल्कुल सही है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग आर्टिकल की बात करें, कौन से अनुच्छेद नंबर 36 से लेकर 51 तक सारे हमारे डीपीएसपी हैं। किस देश के संविधान से लिए हम लोगों ने, आयरलैंड के संविधान से लिए हैं, ओके जी, आयरलैंड से लिए हैं। तो ये फैक्ट याद रखना, बाकायदा पूछे जाते हैं हर साल, ठीक है। इसके अलावा एक जो मेन चीज पूछी जाती है क्या जो डीपीएसपी है ये वाद योग्य है या नहीं, वाद योग्य, हिंदी में इनको वाद योग्य बोलते हैं, इंग्लिश में इनको बोलते हैं जस्टिएबल, है या नहीं है, तो नोट, ठीक है। डीपीएसपी जस्टिएबल नहीं यानी वाद योग्य नहीं। वाद योग्य का मतलब क्या कि क्या आप इनको कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो, जी नहीं, डीपीएसपी को हम लोग कोर्ट के अंदर चैलेंज नहीं कर सकते, ओके जी। अगला प्रश्न आता है हमारे पास, ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय आर्म्स एक्ट है किस वर्ष में पारित किया गया। ये आर्म्स एक्ट ये क्या था मैं आप लोगों को बताता हूं। जैसे ये आर्म्स एक्ट आया था 1878 के अंदर, ठीक है, और ये जो मेन काम करे थे ये करे थे लिटन ने, लिटन आपका इसको कैसे रखो, लिटन के द्वारा क्या सारे लिटे हुए काम करे, लिटे हुए काम होता था, जो बिल्कुल लो लेवल के काम थे वो सारे इसने किए। लिटन ने 1878 के अंदर आर्म्स एक्ट लेके आया। यही आपका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हर साल पूछा था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया, तो ये भी आपका लिटन के द्वारा ही आया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये भी 1878 के अंदर आया था। अब एग्जामिनर आप लोगों से ये भी पूछता है कि जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है, ओ सॉरी एक और चीज याद रखना, लिटन के द्वारा ये जो सिविल सेवा थी हमारी, सिविल सर्विसेज थी, इसकी जो आयु है वो 21 से घटाकर कितनी 18 वर्ष करेगी। पहले इसने रूल बना रखा था भाई 21 साल से छोटी उम्र का वो व्यक्ति है वो सिविल सर्विसेज यानी आईएएस आईपीएस इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकता। बाद में इसने रूल चेंज किया कि भाई 21 से छोटा भी है इसके लिए अप्लाई कर सकता है, 18 वर्ष वाला भी कर सकता है। अब क्या हुआ, लिटन ने सारे काम लिटे हुए करे, इसने भारतीय आर्म्स एक्ट लेके आया। इसके तहत क्या था कि कोई भी भारतीय व्यक्ति हथियार नहीं रख सकता। अंग्रेज लोग हथियार रख सकते हैं, बंदूक वगैरह सब कुछ रख सकते हैं, लेकिन भारतीय व्यक्ति हथियार नहीं रख सकते। इसने ये रूल बना दिया, यानी एक तरीके से इसके अंदर तो भेदभाव हो गया, भारतीयों को लाइसेंस लेना पड़ेगा हथियार रखने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले जो ये लेके आया, यही लेके आया था। फिर उसके बाद एक अंग्रेज अधिकारी आया जिसका नाम था रिपन। रिपन ने हर एक चीज का रिबन काटा, ऐसे रिबन ही काटा, उद्घाटन। इसने सबसे पहले तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था, इसको रिमूव करा। ये क्या था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये प्रेस की स्वतंत्रता का आनंद था कि हाँ भाई कोई भी अखबार वाला, कोई भी न्यूज़पेपर मीडिया वाला है, सरकार के खिलाफ अगर कुछ भी छापता है तो उसको हम लोग खत्म कर देंगे, जैसे जो स्थिति वर्तमान में है। वर्तमान के अंदर भी तो यही है, इसीलिए तो गोदी मीडिया बोलते हैं। गोदी मीडिया और क्या है, गोदी मीडिया यही है, सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोलते हो, फटती है उनकी कि सरकार हमको एडवर्टाइजमेंट देना बंद कर देगी। सरकार ने एडवर्टाइजमेंट देनी बंद करी तो इनकम का सोर्स रुक जाएगा, न्यूज़ चैनल ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तो हर किसी को पैसा कमाना है, पैसे के लिए अब चाहे किसी की चाटनी पड़ जाए हम तो चाटेंगे, दबा के चाटेंगे, चाहे जीभ छिल जाए तो भी चाटेंगे। इसी को तो बोलते चाटुकारिता, इसीलिए उसको गोदी मीडिया बोलते हैं। और इसी वजह से आज के दिन में कोई भी गोदी मीडिया का मतलब कि एंकर सक्सेसफुल नहीं है, कोई देखता ही नहीं। टीवी चैनल लोग आज के दिन में सब यूट्यूब देखते हैं, हर एक व्यक्ति को मतलब टीवी चैनल से ज़्यादा यूट्यूब पे विश्वास है। टीवी चैनल पे तो कोई मतलब बहुत लो रेटिंग हो चुकी है टीवी चैनलों की, कोई नहीं देखता। ये जितने भी न्यूज़ वाले चैनल हैं सब यूट्यूब के ऊपर आ गए, सबको यूट्यूब के ऊपर ज़्यादा विश्वास होता है। तुम्हारे जैसा मेरे जैसा कोई व्यक्ति खड़ा होकर कोई समाचार सुनाने लगे उस पर ज़्यादा विश्वास है कश्यप से, तो समझ गए, डैश डैश कश्यप। ओके, तो चीज़ें क्लियर हुई।
तो ये था हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी। अगला प्रश्न आता है हमारे पास, ध्रुवसेन द्वितीय किस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक था? ध्रुवसेन द्वितीय, तो जो ध्रुवसेन द्वितीय था भाई, ये मेनली जो मैत्रक वंश है। कभी पढ़ा मैत्रक वंश? नहीं पढ़ा जी, हम तो डीप जीके पढ़ते ही नहीं जी, हम तो मोटा मोटा पढ़ते हैं। तो मोटा मोटा पढ़ोगे तो बेटा उसके अंदर कभी मैत्रक वंश नहीं पढ़ोगे। एंशिएंट हिस्ट्री को जाके देख लेना, मैत्रक वंश अलग से करवा रखा है बैच के अंदर। ठीक है, तो इनको पढ़ लिया करो, पार्थ पढ़ने के लिए तो बना रखे हैं। तो मैत्रक वंश से कौन बिलोंग करता था? ध्रुवसेन द्वितीय। और ये किसके टाइम का, मतलब किस राजा का समकालीन था? अक्सर एग्जामिनर पूछ लेता है कि ध्रुवसेन द्वितीय किस राजा का या फिर किस वंश का समकालीन था। तो ये जो आपका हर्षवर्धन होया करता आपका, ठीक है, लिखेंगे सभी साथी, जो हर्षवर्धन था, हर्षवर्धन का समकालीन था। ठीक है, यानी जिस टाइम आपका हर्षवर्धन का शासनकाल चलता था उसी टाइम आपका ध्रुवसेन द्वितीय का शासनकाल चलता था। और ये मेनली गुजरात के अंदर शासनकाल करता था ध्रुवसेन द्वितीय। ठीक है, चीजें समझ में आई या नहीं आई? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, आपसे पूछ भी लेता है कि जो मैत्रक वंश है, मैत्रक वंश की राजधानी का क्या नाम है? तो मैत्रक वंश की जो राजधानी है उसके बारे में अक्सर पूछता, तो इसकी राजधानी का क्या नाम है? वल्लभी। और वल्लभी हमें कहां पर देखने को मिलता है? वर्तमान गुजरात के अंदर हमें वल्लभी देखने को मिलता है। आपसे पूछ भी ले मैत्रक वंश किस राज्य का वंश है, तो या फिर किस राज्य के अंदर ये शासन करता था? तो कहां पर? गुजरात के अंदर मेनली शासन करने का काम करता था। ठीक है, हर्षवर्धन के साथ इसकी लड़ाई भी हुई थी, युद्ध भी हुआ था, लेकिन बाद में हर्षवर्धन के साथ संधि कर ली थी, फिर मिलकर दोनों भाइयों ने शासन कराया था। ठीक है, उसके बाद हर्षवर्धन ने अपनी बेटी की शादी है वो भी ध्रुवसेन द्वितीय से करी थी। अक्सर एग्जामिनर पूछ लेता है। ठीक है, तो इस तरीके से भी याद रखना। ओके जी, आगे चले, चलो जी। अगला प्रश्न आता हमारे पास, सातवाहन वाला तो आपने पढ़ लिया था। सातवाहन का आप लोगों से पूछा, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिमुक। सिमुक आपका सातवाहन वंश का शासक था मेनली। आप लोगों से एक प्रश्न और भी पूछेगा कि सातवाहन वंश का सबसे फेमस शासक कौन सा था? तो सातवाहन वंश का सबसे फेमस शासक था, वो था आपका गौतमी पुत्र सतकर्णी। कौन था? गौतमी पुत्र सतकर्णी। और ये गौतमी कौन थी? ये इनकी माता का नाम था। तो आप लोगों से पूछा जाता कि कौन सा ऐसा वंश था कि जिस वंश के राजा है अपने नाम के आगे है अपनी माता का नाम लगाते थे? तो कौन से वंश के राजा थे आपके? तो जो आपके सातवाहन वंश के राजा थे वो सारे के सारे क्या है? अपने नाम के आगे क्या? अपनी माता का नाम लगाते थे, यानी गौतमी पुत्र सतकर्णी क्या है? आपके सातवाहन वंश के राजा। चोल का मैंने आपको बताया था, राजा राज चोल प्रथम। ठीक है, जिन्होंने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था तमिलनाडु के अंदर। एक राजेंद्र चोल, जिसको गंगोडे कुछ था, गंगकोंड, हाँ गंगकोंड के नाम से जाना था, जिन्होंने गंगा के ऊपर विजय प्राप्त करी थी। ओके जी। ठीक है, कुषाण वंश का शासक आप लोगों को बताया था कनिष्क। कुषाण वंश का शासक था। ठीक है, मेन जो संस्थापक था। याद करो, चौथी बहुत संगीत हुई थी इन्हीं के टाइम पर। कनिष्क कानों के अंदर कुंडल डाल के, कुंडल वन के अंदर। ठीक है, ओके जी। अगला प्रश्न ऊपर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा त्योहार राजस्थान में नहीं मनाया था? 4 त्योहार दिए गए, कौन सा आपका राजस्थान के अंदर नहीं मनाया था? तीज मनाया जाता है। गणगौर, गणगौर तो राजस्थान का सबसे फेवरेट त्योहार है। गणगौर किस देवी देवता को समर्पित अक्सर पूछ लेता है? तो गणगौर आपका भगवान शिव और पार्वती को समर्पित है। ओके जी। मकर संक्रांति बिल्कुल सेलिब्रेट किया था, लेकिन करगा, करगा क्या है आपका? गुजरात का त्योहार नहीं है। करगा क्या? करगा क्या कर गया भाई? नाटक कर गया भाई, खड़ा खड़ा कर्नाटक। ठीक है, करगा कहां का त्योहार आपका? कर्नाटक का, पहले भी करवाया हुआ है। करगा कहां का आपका? कर्नाटक का। तो इसको गलत नहीं करेंगे जी, बिल्कुल सही। इसके अलावा राजस्थान के बारे में एक और चीज पूछी जाती है, पुष्कर मेला कहां पर लगता है? पुष्कर मेला, पुष्कर मेला आपका राजस्थान के अंदर लगता है। राजस्थान के अंदर कौन सी जगह? अजमेर। अजमेर के अंदर हमको क्या देखने को मिलता है? पुष्कर मेला देखने को मिलता है, हर साल लगता है जी, बिल्कुल सही आपका। इसके अलावा आप लोगों से पूछ लेगा डेजर्ट फेस्टिवल। ठीक है, डेजर्ट कहां पर है? राजस्थान के अंदर। तो डेजर्ट फेस्टिवल भी हमारा कहां पर? जैसलमेर के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, पूछता है हर साल डेजर्ट फेस्टिवल, हिंदी में लिखा आता है ये भी डेजर्ट फेस्टिवल। ये हमें कहां पर देखने को मिलता है? जैसलमेर, राजस्थान के अंदर देखने को मिलता है। ये भी अक्सर एग्जामिनर पूछ लेता है, जैसलमेर के अंदर कौन सा डेजर्ट फेस्टिवल देखने को मिलता है। ठीक है जी, ये चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई? होगी जी, आगे चलो जी, चलो। तमिलनाडु का कौन सा पारंपरिक नृत्य महिलाओं द्वारा एक लय पर ताली बजाते हुए एक चक्कर में नृत्य करके किया जाता है? देखो, इसको कैसे रखोगे? ये ऐसा नृत्य जिसके अंदर किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग नहीं होता। अक्सर एग्जामिनर पूछता तमिलनाडु के ऐसे त्योहार का नाम बताओ जिसके अंदर कोई भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता। तो वो कौन सा आपका? कुम्मी। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? कुम्मी। कुम्मी का उल्टा बन गया चुम्मी। इसको याद कैसे रखोगे? इसको ऐसे ही याद रखेंगे। तमिल का मतलब क्या था? तमिल से बन गया तू प्लस मिल। तमिल का अगर हम लोग संधि विच्छेद करें तो क्या बनेगा? तू प्लस मिल। तू एक बार मेरे से मिल तो सही,
चुम्मी तो मैं तेरी अपने आप ले लूँ, हाँ कुम्मी चुम्मी इस तरीके से याद रहता जी, बिल्कुल सही है। अब उसके अंदर ताली ही बजती रहती है भाई, ठीक है, ढोलक तो नहीं बजेगा चुम्मी लेने के अंदर, सीधी सी बात है। यानी कुम्मी नृत्य के अंदर क्या है, तमिलनाडु राज्य के अंदर कौन सा हमें कुम्मी नृत्य देखने को मिलता है जी, बिल्कुल ये चीज भी हमारे समझ में आ गई। गिद्दा कहाँ का है, गिद्दा पंजाब का है। गिद्दा नृत्य कहाँ का, हमारा पंजाब राज्य का जो फेमस लोक नृत्य वो कौन सा आप लोगों का, गिद्दा है, ठीक है। इसके अलावा नागालैंड की अगर हम लोग बात करें तो नागालैंड का आप सभी को पता ही कौन सा है, हॉर्नबिल फेस्टिवल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, त्योहारों का त्योहार बोलते हैं, और नागालैंड को क्या बोलते हैं, त्योहारों के राज्य के नाम से नागालैंड को जाना जाता है, ठीक है। हॉर्नबिल फेस्टिवल कब से कब तक सेलिब्रेट होता है, 1 से 10 दिसंबर तक सेलिब्रेट होता है, हर साल पूछता है। ओके जी, आगे चले, चलो जी अगला प्रश्न, भारत में पहली मंदिर निर्माण गतिविधि किस राजवंश के शासनकाल के दौरान शुरू हुई थी, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। भारत के अंदर जो पहली बार जो मंदिर है वो किस राजवंश के शासनकाल के दौरान बनाया था, पहली बार फर्स्ट टाइम जो मंदिर है वो पूछा गया कब आपका बनाया था। टुसू भाई झारखंड का भी बोल सकते हो, पश्चिम बंगाल का भी बोल सकते हो, दोनों के अंदर सेलिब्रेट होता है टुसू। झारखंड बोल लो या फिर बंगाल बोल लो, दोनों के अंदर सेलिब्रेट होता है टुसू, ठीक है। कैसे टुसू, देखो झारखंड में झाड़ना, ठीक है। हम लोग क्या है, जैसे मान लिया आपके कभी सुसु करते हाथ पे सुसु पड़ जाए तो आप ऐसे झाड़ते नहीं, इस तरीके से झारखंड टुसु सुसु, ठीक है। चलो, तो पहली मंदिर निर्माण गतिविधि किस राजवंश के शासनकाल के दौरान हुई, तो गुप्त राजवंश भाई, गुप्त वंश के दौरान क्या है, सबसे पहली बार क्या है आपका, सॉरी ये क्या हो गया, ऑप्शन गलत लिख दिया क्या इसने, हिंदी गलत लिख दी, सॉरी इसको ठीक करो एक बार। गुप्ता डायनेस्टी मतलब अहोम गलत लिख दिया, अहोम इस क्या क्या आएगा, ये ऑप्शन गलत लिख दिया भाई इसने, गलती से टाइप राइटर ने। गुप्त यहाँ पर आएगा, विजयनगर ये रहा, गुजर प्रतिहार, ठीक है, ठीक है। तो गुप्त राजवंश ये याद रखना, गुप्त राजवंश के समय पर क्या पहली बार जो कोई मंदिर है उसके निर्माण के हमें साक्ष्य देखने को मिलते हैं, किसके टाइम पर हमें, गुप्त राजवंश की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी जी, चंद्रगुप्त है, श्रीगुप्त है, श्रीगुप्त के द्वारा गुप्त राजवंश की स्थापना करी गई थी। लेकिन जो इतिहास मतलब कि जो एसएससी है वो कई बार जो चंद्रगुप्त प्रथम है उसको भी गुप्त वंश का संस्थापक मान लेती है, ठीक है। तो इस चीज को भी थोड़ा ध्यान में रखना। ओके जी, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे भारत में कागजी कर के नाम से जाना था, कागजी कर किसको बोलेंगे, ऐसा टैक्स जिसको लेने के लिए बहुत ज्यादा कागजी कार्रवाई करनी पड़ती है, ठीक है। और इतनी कागजी कार्रवाई के अंदर सरकार को इतनी ज्यादा कमाई नहीं होती, क्योंकि उसके अंदर उतने ही कागजी कार्रवाई के अंदर उतने ही पैसे हमें कर्मचारियों को देने पड़ते हैं। तो ऐसा टैक्स कौन सा हो गया, संपत्ति कर, वेल्थ टैक्स, जो हमारी संपत्ति के ऊपर जो टैक्स लगता है जिसको हम लोग इनकम टैक्स भी बोल देते हैं, तो उसको कलेक्ट करने के लिए सरकार को बहुत ज्यादा कागजी कार्रवाई करनी पड़ती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं आपका कागजी कर। कागजी कर कौन से होते हैं, ऐसे कर जिनको कलेक्ट करने में सरकार के भी बहुत ज्यादा पसीने छूट जाए। दूसरा जीएसटी को कलेक्ट करने में सरकार के कोई पसीने नहीं छूटते, सरकार ऐसे बोलती जितना तुम कमाते हो उसका 18% हमको दे दो, बात खत्म, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाओ, ओनली 1। ओके, अगला प्रश्न है डेकाथलॉन और एप्टाथलॉन शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। सेम पर्सन आपका एसएससी सीजीएल के अंदर भी आया था, टीसीएस के टाइम पे आया हुआ पर्सन हो एसएससी सीजीएल के अंदर, ये बताओ ये किससे बिलोंग करता है, पानी की घूंट मार लो। सर आज तो आप पूरे आर्मी के चीफ अरे सिंपल बुरसट है यार, आर्मी का चीफ न करे कोई फीत दिक्कत है मना यार, इधर भी तो होती है, डायरेक्ट सिंपल बुरसट है, एंड बाढ़ गए। सर कांग्रेचुलेशन फॉर 1 मिलियन सब्सक्राइबर, भाई धन्यवाद। ये चीज़ तो मैं शायद बोलने भी भूल गया आप लोगों को, यूट्यूब पे तो शायद मैंने किसी को बोला भी नहीं, एक सेकंड रुको। टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल वाले बच्चों को तो पता है, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक है भाई, उसको भी फॉलो कर लो, ठीक है। एक चीज़ उसके ऊपर भी सारी यही भर्तियों से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, आपके व्हाट्सएप पे मिलती रहेंगी, आपका नंबर शेयर नहीं होगा कहीं पे भी, वो चैनल है, ठीक है, फॉलो होता है, वो नंबर मेरे को भी नहीं दिखते आपके नंबर, ठीक है। अब क्या चीज़ बोल रहे हैं, हाँ तो भाई अपने 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए भाई, उसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद भाई, ठीक है। कभी सोचा नहीं था भाई इस मुकाम तक भी पहुँचेंगे। 2019 के अंदर चैनल शुरू करा था, सितंबर 2019 के अंदर, वैसे मज़े के अंदर स्टार्ट करा था, कोई ये लक्ष्य भी नहीं था कि भाई एजुकेशन लाइन के अंदर घुसेंगे या कुछ और करेंगे, वैसे ही जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट पर्पज़। और भाई आज आप सभी के प्यार और सपोर्ट की बदौलत भाई हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, ठीक है। आप लोग हो तो भाई मैं हूँ, सिंपल सी कहानी है, ठीक है। आप लोग जब तक अपना प्यार सपोर्ट दिखाते रहोगे तब तक हम लोग विद्यमान हैं इस धरती के ऊपर, ठीक है। हम लोग मेहनत करते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि आगे इससे भी दुगनी मेहनत करें
और इसी तरीके से आप लोगों के लिए अच्छा अच्छा कंटेंट लाते रहें, आप लोगों के लिए मेहनत करते रहें और आप लोग भी अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरीके से बरकरार रखेंगे। बाकी भगवान की दया से भाई मुझे शुरुआत से आप लोगों का बहुत अच्छा प्यार और सपोर्ट मिला भाई, उस सभी के लिए मैं आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ भाई, सर झुका के। ठीक है भाई, तो देखो भाई डेक्थलॉन और एप्टथलॉन ये होता क्या है। देखो डेक्का का मतलब क्या था, आप लोगों ने कभी साइंस के अंदर बोलते हैं डेक्का, डेक्का का मतलब होता है 10, हेप्टा का मतलब होता है 7। ठीक है, ये क्या होती है, ये खेल की प्रतियोगिताएं होती हैं, डेक्थलॉन एप्टथलॉन। इसके अंदर मेनली होता क्या है, ये गेम के इवेंट होते हैं, एथलेटिक्स इवेंट्स। ठीक है, एथलेटिक्स स्पर्धाएं होती है। इसके अंदर ये होता है जैसे भाई मान लिया 2 दिन के गेम हो गए, 2 दिन गेम चलेंगे, उसके अंदर टोटल 10 गेम होंगे। डेक्थलॉन के अंदर क्या टोटल उसके अंदर 10 गेम हो गए भाई, जैसे रनिंग का गेम हो गया, स्विमिंग का गेम हो गया, ठीक है, और कोई सा टोटल उसके अंदर 10 गेम हो गए। एप्टथलॉन के अंदर क्या टोटल उसके अंदर 7 गेम हो गए। ठीक है, वजह से इसके अंदर ये गेम भी होगा, दौड़ भी मारनी है, ऐसे भाला भी फेंकना है, स्प्रिंट भी करनी है। ठीक है, तो ये क्या, ये एथलेटिक्स स्पर्धाएं हैं। बस 2 दिन चल पड़े, 3 दिन चल पड़े जो गेम चलते हैं। ठीक है, बस 10 गेम चलेंगे, इसके अंदर 7 गेम चलेंगे, पूरा एक प्रोग्राम होता है। जैसे वर्ल्ड कप नहीं चलता, वर्ल्ड कप के अंदर 10 मैच होंगे, 11 मैच होंगे, उसी टाइप से। ओके, अगला प्रश्न, न्याय के संदर्भ में भारतीय संविधान की उद्देशिका में निम्नलिखित में से किस शब्द का उल्लेख किया गया। ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। मैंने आपको देखो भारतीय संविधान की उद्देशिका के बारे में बताया। उद्देशिका आप सभी को पता ही होगा, प्रस्तावना हम लोग जिसको बोलते हैं। उद्देशिका मतलब क्या है, प्रस्तावना। जो फ्रंट पेज नहीं, तो जैसे मेरी कोई बुक है तो मैं उस बुक का जो फ्रंट पेज है मैं उसके ऊपर ये लिख दूं, ये बुक मैं इसको समर्पित करता हूं फलाना ढिमकाना जो होता है। ठीक है, तो ये उद्देशिका होती है, इसको प्रस्तावना बोलते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश के अंदर प्रीफेस भी बोल देते हैं। प्रीफेस, ठीक है, प्रस्तावना। प्रीएम्बल भी बोल देते हैं, प्रीफेस भी बोलते हैं, इसी के सिनोनिम है। कभी वोकैबुलरी पढ़ोगे इंग्लिश में तो तुमको पता भी लगेगा। अब क्या होता है, अब हमारी जो प्रस्तावना है संविधान की, उसके अंदर जो न्याय है, न्याय जो शब्द है, तो उसके अंदर 3 टाइप के न्याय दिए गए हैं। कितने टाइप के? 3 टाइप के जो न्याय है उनका वर्णन हमको देखने को मिलता है। कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक है, सामाजिक, मैं उल्याणी भूल गया उसकी फोटो, वरना मैं आपको दिखा भी देता। राजनीतिक और आर्थिक न्याय, मतलब हर तरीके से आपको न्याय मिलेगा। तो ये पूछा मैं किस शब्द का उल्लेख है? पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, आर्थिक। आर्थिक का उल्लेख है न्याय के अंदर? जी बिल्कुल है, न्याय के संदर्भ में तो पूछा है। ठीक है, आर्थिक का है, राजनीतिक का, सामाजिक का है, यही तो दे रखे। सामाजिक आपसे ये भी पूछ लेता है, कई बार ये भी पूछा गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंदर कितने टाइप के न्यायों का वर्णन है। तो 3 टाइप के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो न्यायों की संख्या भी बाकायदा याद रखना, ये भी अक्सर एग्जामिनर पूछ लेता है, तो इसको भी आप लोग हल्के में मत लेना। चीजें समझ में आई या नहीं आई? जी बिल्कुल आ गई। आगे चले, चलो जी। अगला प्रश्न आता है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा अपशिष्ट उत्पाद पादप के पुराने जाइलम में संग्रहित होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग वेस्ट प्रोडक्ट इज स्टोर्ड इन द ओल्ड जाइलम ऑफ प्लांट? देखो हमारे जो पौधे होते हैं, पौधों के अंदर 2 चीजें होती है। एक तो होता है जाइलम, जाइलम को हिंदी में भी जाइलम ही बोलते हैं, और एक होता है फ्लोएम, फ्लोएम को भी हिंदी में फ्लोएम ही बोलते हैं। इसके अंदर होता है, एक को याद रखो, फैसे फ्लोएम फैसे फूड, मैं ऐसे याद रखता हूं, फैसे फ्लोएम फैसे फूड। जो भी हमारे पौधे के अंदर जो भी फूड वगैरह यानी जो भी भोजन वगैरह, अगर उसको एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करना है, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, तो वो काम कौन सा करता है? पौधे के अंदर फ्लोएम काम करता है। दूसरा बचा हुआ पानी को ट्रांसपोर्ट करने का काम करे। जाइलम का काम क्या होगा? पानी को हमारे पौधे के अंदर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने का। अब इसने प्रश्न क्या पूछा है कि ऐसा जाइलम जो कि पुराना हो जाता है, तो वो किस रूप के अंदर संग्रहित होता है? जैसे मान लिया पानी है, पौधे के अंदर पानी है, अब वो मान लिया पुराना पानी होगा, वो ट्रांसपीरेशन भी होना है, यानी कि हवा के अंदर भी नहीं उड़ा, सूर्य ने भी उसको एब्जॉर्ब नहीं करा, पौधे के अंदर इकट्ठा हो गया पुराना पानी। तो किस फॉर्म के अंदर? हमें गोंद के फॉर्म के अंदर देखना होगा। पौधे के अंदर से नहीं, किक्कर का पेड़ हो गया, उसके अंदर से हमें गोंद निकलता हुआ दिखाई देता है, वो इसीलिए होता है। तो रेजिन और गम्स, जिसको हम लोग बोलते हैं रेजिन और गोंद, इन दोनों की फॉर्म के अंदर हमें ओल्ड जो जाइलम होगा, जो पुराना जाइलम हो जाता है, पुराना पानी होता है, वो हमको इसकी फॉर्म के अंदर देखने में मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाए, बोथ 1 and 2। ओके जी। अगला प्रश्न आता है, भारत की निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के बाद सार्वजनिक क्षेत्र पर जोर है हमारा कम होगा? कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसके बाद जो पब्लिक सेक्टर था, पब्लिक सेक्टर के ऊपर जो जोर था हमारा वो कम हो गया? ठीक है, और हम लोगों ने जो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर के ऊपर ज्यादा जोर देना हम लोगों ने शुरू कर दिया। सिंपल सी बात है, देखो आप लोग एक बार याद करो, देखो मैं आपको बताता हूं। पहली के अंदर तो कृषि क्षेत्र था, यानी सरकारी सेक्टर की बात है। तीसरी के अंदर भी हमारा औद्योगिक क्षेत्र था, ठीक है, उसकी भी हमारी फ्लॉप हो चुकी थी। 5वीं के अंदर गरीबी हटाओ वगैरह वगैरह, तो 1975 के आसपास ये पंचवर्षीय योजना भी हमारी समाप्त हो गई थी। 9वीं पंचवर्षीय योजना आप लोगों की कब आई थी? याद करो, दोबारा से रिवर्स चलें, देखो तुम लोगों को याद करो, तो 2012 के अंदर आपको याद रखनी 12वीं पंचवर्षीय योजना आई थी। ठीक है जी, इससे 5 साल कम कर दो, कितने बच गए आपके? यानी 2007 से लेकर
12 तक की, यानी इसके अंदर कौन सी पंचवर्षीय योजना आई आप लोगों की? 11वीं आई। इसके अंदर फिर 5 कम कर दो, यानी 2002 से लेकर आपकी 7 तक की कौन सी होगी? 10वीं होगी। ठीक है, इसके अंदर फिर 5 कम कर दो, यानी आपकी 1997 से लेके 2002 तक आपकी कौन सी होगी? जी 9वीं पंचवर्षीय योजना होगी। और जो 9वीं पंचवर्षीय योजना आई, यानी आप लोगों को पता 1991 के अंदर हमारे देश की अर्थव्यवस्था कहां पर चली गई थी? शून्य के अंदर चली गई, जैसे वर्तमान में जाने लग रही है। तो जब हमारी अर्थव्यवस्था शून्य के अंदर चली गई थी, तो उसके इसके अंदर क्या हमारे एलपीजी संशोधन आए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन आए थे या नहीं आए थे? मैंने आप लोगों को करवाए थे। तो उसके बाद जो अगली 9वीं पंचवर्षीय योजना आई ना, तो इसके अंदर हम लोगों ने क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र है, इसके ऊपर हमने जोर कम दिया। सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब हो गया सरकारी क्षेत्र को बढ़ावा देने की बजाय मैंने प्राइवेट जो फैक्ट्रियां, प्राइवेट इंडस्ट्रियां हैं, उनको बढ़ावा देने का काम किया, ताकि देश की अर्थव्यवस्था हमारी सुधर सके। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी है करेक्ट हो जाए, 9वीं पंचवर्षीय योजना। मेनली तो मैंने 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, 1992 से लेकर जो आपकी 97 तक की चली, मेनली तो उसी के अंदर स्टार्ट कर दिया था, प्राइवेट सेक्टर पे जोर। लेकिन इसके अंदर ऑप्शन नहीं था 8वीं का, तो मैंने 9वीं ठोक दिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाए। थोड़ा चीजों को समझोगे ना, अगर तुमने अच्छे तरीके से समझ रखा तो तुम इजीली निपटा दोगे हर एक पर्सन को। तो इतना कंफ्यूज होने की, सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, आगे चलें। अगला प्रश्न, अली वर्दी खान के बाद निम्नलिखित में से कौन बंगाल का नवाब बना? अली वर्दी खान किसका पिताजी था? सिराजुद्दौला का जो पिता था उसका नाम था अली वर्दी खान। ठीक है, तो सिराजुद्दौला क्या अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब बना था। सिराजुद्दौला जो कि आपका 1757 के अंदर क्या था, आपका प्लासी का युद्ध हुआ था। और इसी प्लासी के युद्ध के बाद क्या, प्लासी कहां पर? बंगाल के अंदर हमको देखने मिलता है। प्लासी के युद्ध के बाद क्या, अंग्रेजों का भारत के अंदर पहली बार शासन के अंदर इन्होंने कदम रखा था। ठीक है, अंग्रेजों की तरफ से जो लड़ने का काम कर रहा था रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, अपनी तरफ से कौन था? अपनी तरफ से सिराजुद्दौला था। सिराजुद्दौला एक गद्दार आपका सेनापति हुआ था जिसका नाम था मीर जाफर। ठीक है, मीर जाफर क्या था? इसका सेनापति था, जो कि गद्दार था, जो कि अंग्रेजों के साथ मिल गया और इसके साथ मिलकर सिराजुद्दौला की हत्या करवाने का काम किया। उसके बाद मीर जाफर को गद्दी के ऊपर बिठा देगा। थोड़े दिन बाद मीर जाफर का भी बाल रटकने लगा। मीर जाफर ऐसे बोला, ना भाई मैं तो मेरा शासन खुद करूंगा, मैं अंग्रेजों के दिन शासन नहीं करूंगा। अंग्रेजों ने बोले चल तेरे को भी गद्दी से हटाते। फिर इसका भतीजा था मीर कासिम, इसको गद्दी के ऊपर बिठा दिया। थोड़े दिन में मीर कासिम का भी बाल रटकने लगा। बोला मैं भी इसका दिन कौन काम करूं। फिर मीर कासिम, अवध का नवाब और मुगल सम्राट शुजाउद्दौला, तीनों ने मिलकर क्या है, इनके साथ युद्ध लड़ा, जिसको हम लोग बोलते हैं बक्सर का युद्ध, जो कि आपका 1764 के अंदर हुआ था। बक्सर के युद्ध के अंदर भी अंग्रेज जीत गए। ठीक है, और बक्सर के युद्ध के बाद क्या है, आप लोगों का अंग्रेजों ने जो अपने सारे तरीके से, मतलब पहले तो अंग्रेज बोलते थे हम लोग हाफ शासन करेंगे, पैसे वाला डिपार्टमेंट हमको सौंप दो, शासन वाला डिपार्टमेंट तुम संभालो। उसका दिन बोले दोनों डिपार्टमेंट हम ही संभालेंगे। ठीक है, इसके पूछ लेता है कि 17 बक्सर के युद्ध के अंदर अंग्रेजों का नेतृत्व किसने करा था? एक्टर के द्वारा कराया था, विलियम एक्टर। तो इस चीज को भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। चीजें याद हुई, बिल्कुल सिंपल है यार, कहानी को ऐसे जोड़ते हुए चलो, सारा दिमाग के अंदर सेट रहेगा। ठीक है, मुट्ठी भर अंग्रेज आए थे, तुम लोगों के ऊपर शासन करें। क्यों? क्योंकि तुम्हारे डीएनए के अंदर ही गुलामी है। ठीक है, बोलना सीखो, आवाज उठाना सीखो। कुछ गलत होने लगे रहा तो आवाज ही तो नहीं उठाते। अब कल परसों एक, आज ही आ रही शायद इंस्टाग्राम के ऊपर, मैंने सुबह सुबह एक रील देखी, पता नहीं कहाँ की वीडियो थी एग्जैक्ट, मेरे को अभी ध्यान नहीं। उसके अंदर वीडियो के अंदर तो लिख रखा था, मतलब जैसे धूप, अब आपको पता कितनी धूप पड़ने लग रही, बहुत ज़्यादा धूप पड़ने लग रही है 2-3 दिन से, लू चढ़ने लग रही है एक तरीके से। ठीक है, ऐसे मौसम के अंदर क्या था, कोई नेता का काफिला जाने लग रहा था, जनता बेचारी धूप के अंदर खड़ी, पेट्रोल डीजल फूकने लगे रहे, सारा ट्रैफिक रुका रहेगा। सारे लोग गाड़ियों से उतर के सड़क पे आ गए, पुलिस वालों को बकायदा बैक होना पड़ा और सारा ट्रैफिक चलवाना पड़ा। ऐसे इकट्ठे रहोगे ना, संगठित रहोगे, तो आप लोग मतलब कि समझो भाई अन्याय के खिलाफ फतेह हासिल कर लोगे, जीत हासिल कर लोगे। ठीक है, और ऐसे टूटे रहोगे, कोई पुलिस वाला या कोई भी और थर्ड पार्टी है बिना बात किसी व्यक्ति को परेशान करने लग रहा है, पीटने लग रहे, और तुम ऐसे खड़े खड़े देखने लग रहे हो, तो ऐसे ही पिटोगे, फिर तुम भी पिटोगे। आज वो पिटने लग रहा है, कल को तुम पिटोगे। ठीक है, आगे चलो। किण्वन प्रक्रिया, ये अब बहुत बार कर रखे, फर्मेंटेशन प्रोसेस, पिछली बार भी करवाया था आप लोगों को। किण्वन प्रक्रिया के दौरान पायरुवेट के अंतिम उत्पाद क्या होते हैं? बड़ा अच्छा प्रश्न। देखो, 2 तरीके से होती है फर्मेंटेशन प्रोसेस। एक तो होती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर, एक होती है ऑक्सीजन की अब्सेंस के अंदर। ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति के अंदर होती है एक फर्मेंटेशन प्रोसेस, और एक किसके अंदर होती है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के अंदर। तो दोनों की दोनों आप लोगों को पता होनी चाहिए, तभी आप लोग इस चीज को कर पाओगे अच्छे तरीके से। क्या हुआ? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अरे तुम इस चीज की टेंशन ना लो, ये चीज मेरी है ये चीज ना टेंशन लो तुम, सारी चीज करवाने की जिम्मेदारी अपनी है भाई। और हिंदी की भाई बकायदा मैं सारी क्लास से करवा चुका हूं, अब उसके अंदर और कुछ नया कंटेंट नहीं है। जितने भी प्रश्न आने लगे जो मैंने आपको करवाए थे पहले वही आने लगे, कुछ नया नहीं आने लगे मेरे भाई।
जो आपको करवा चुका है ना मैं, पुलिस से रिलेटेड वगैरह वगैरह, सारे वही क्वेश्चन आने लगे रहे हैं और इससे अलग कुछ भी नहीं आने लग रहा। अगर कुछ आता तो आप लोगों को करवा देता बकायदा, कुछ आने ही नहीं लग रहा और हिंदी से रिलेटेड और कुछ भी। बहुत बढ़िया भाई, शाबाश, वेरी गुड। एक सेकंड रुक जाओ भाई, इधर कुछ आ गया। हाँ बस 2-3% और कराएं फिर चलते हैं। तो मैं सोचा तुम्हारा दिल्ली पुलिस का है। दिल्ली पुलिस वाला रिजल्ट भी भाई, दिल्ली पुलिस वाला ना भी सता रखे हो भाई पूरे। नुए नहीं पता भाई कब रिजल्ट देंगे कि कुछ करके मानेंगे कि हम पूरा मई भी चला गया। दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट वाले तैयारी करी बैठे ना, सोचे भाई हम तो मई का एंड अलग फिजिकल शुरू करते हैं। 20 मई के आसपास का था लेटर जो आ रहा था कि 20 मई के आसपास फिजिकल शुरू करते हैं, लेकिन भाई अभी तक कुछ भी नहीं कराया भाई। देखो क्या कुछ क्या माया रचेंगे। देखो भाई, तो जो किण्वन प्रक्रिया फर्मेंटेशन प्रोसेस है, ये अगर ऑक्सीजन की अब्सेंस में होती है, अब्सेंस का मतलब अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो उस केस के अंदर ये क्या क्या प्रोडक्ट निकालती है, ये इथेनॉल, इथेनॉल का मतलब दारू और कार्बन डाइऑक्साइड, इसको निकालने का काम करती है फर्मेंटेशन प्रोसेस। ओके ओके जी। अगला प्रश्न आता है हमारे पास, चंडीगढ़ में बैसाखी के त्योहार के दौरान कौन सा महत्वपूर्ण इवेंट मनाया? चंडीगढ़ के अंदर जब बैसाखी का त्योहार मनाया था तो उस टाइम कौन सा इवेंट मनाया जाता आपका साथ के साथ? खालसा पंथ की स्थापना। खालसा पंथ की स्थापना और चंडीगढ़ का बैसाखी का जो त्योहार है, दोनों का एक ही सिस्टम है, उसी के अवसर पे आपका मनाया जाता है। चंडीगढ़ के अंदर बैसाखी, बैसाखी कब होती है? 13 अप्रैल को होती है, ठीक है। तो बैसाखी और खालसा पंथ की स्थापना एक ही दिन मनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके जी। अगला प्रश्न, डैश 1906 में असम में हुआ था। असम के अंदर क्या हुआ था? ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है। तो सोंग्राम संगमा का विद्रोह, ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। सोंग्राम संगमा का विद्रोह कहां पर हुआ था आपका? असम के अंदर 1906 के अंदर हुआ था। ये क्या कुछ था विद्रोह भाई? ये विद्रोह ये था, असम के अंदर क्या था, जितने भी आदिवासी समुदाय के लोग हैं उनकी जमीनों के ऊपर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था, ठीक है। आदिवासी समुदाय के लोगों को वहां से बेदखल कर दिया। बोले यहाँ पर हम लोग पेड़ पाड़ काट के कुछ उद्योग वगैरह स्थापित करें, क्या करें, पेड़ न काट काट बेचते थे। तो असम के जो आदिवासी समुदाय के लोग थे उनके द्वारा क्या अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया गया, आंदोलन किया गया, जिसको हम लोग बोलते हैं सोंग्राम संगमा का विद्रोह। और उसके बाद क्या है, अंग्रेजों को बैकफुट पे आना पड़ा, उनको वो जमीन छोड़नी पड़ी। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 1906 के अंदर असम के अंदर अच्छे लेवल का प्रश्न था। अकबरनामा का पहला जिल्द, उसके ऊपर क्या कुछ है? अकबर के शासनकाल की घटना, अकबर का प्रशासन गलत है, मुगल साम्राज्य का भूगोल गलत, अकबर के पूर्वज, अकबर के जो पूर्वज है, पूर्वजों के बारे में बताया गया अकबरनामा के पहले जिल्द के अंदर। जो पहला जो पेज है, फ्रंट पेज, उसके ऊपर ये लिख रखा है कि अकबर के पूर्वज कौन कौन थे, उनके बारे में इंट्रोडक्शन दे रखा है, ठीक है जी। अगला प्रश्न आता, कौन सा भारतीय राज्य लोक नृत्य देखनी? भाई आप लोग हैं सुंदरियां देखने के लिए कहां जाते हो? गोवा वाले बीच पे बेबी फोटो खींच के। झारखंड के अंदर कौन सा आपका लोक नृत्य का? झारखंड के अंदर आपका कौन सा था? अरे वो था यार, जड़ता है, नाम भूल गया मैं, चलो कोई बात नहीं। गोवा के अंदर, ठीक है। एक तो देखनी हो गया, एक आपका सिग्मो, प्यार का सिग्मो सिग्नल, ठीक है। एक आपका मांडो हो गया, मांडो, मांडो भी गोवा का है, ठीक है। एक आओ जाओ, आओ जाओ, मेरे साओ जाओ है कुछ ऐसा भी, साओ जाओ, ठीक है। ये फेस्टिवल आपका यहीं पर होता है। इसके अलावा सनबर्न फेस्टिवल, ये भी आपका यहीं पर होता है, सनबर्न फेस्टिवल गोवा के अंदर ही, ठीक है। इसके अलावा और कौन सा था आपका? तरंगिनी, तरंगिनी भी था कुछ, तरंगिनी, मेरे को एग्जैक्टली नाम ध्यान नहीं, तरंगिनी, रेत की तरंगे आपको यहीं पर देखने मिलती है गोवा के अंदर, ठीक है। घोड़े मोड़ीनी, ये भी यहीं का है, घोड़े मोड़ीनी, ये भी आपका गोवा गए। सारे ट्रिक्स याद करवा रखे, स्टैटिस्टिक्स की 38 क्लास ले रखी बैच के अंदर। किस विधेयक या अधिनियम में भारतीय न्यायाधीश ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकते थे ताकि भारत में काम करने वाले अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित? ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। ये क्या था? ये आप लोगों का रेगुलेटरी एक्ट में इल्बर्ट बिल, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाए। 1883 के अंदर अंग्रेज लोग एक बिल लेके आए, एक कानून लेके आए जिसका नाम था इल्बर्ट बिल। पहले क्या रूल बना रखा था इन्होंने? 1883 से पहले रूल ये था कि अगर कोई भी भारतीय व्यक्ति अगर जज बनता ना तो अंग्रेजों के ऊपर किसी भी
मुकदमे की सुनवाई नहीं कर सकता, वो सिर्फ भारतीय लोगों के मुकदमे की ही सुनवाई कर सकता है। और अंग्रेजी अगर कोई जज है तो वो भारत वालों को भी लपेट सकता है, अंग्रेजों को भी लपेट सकता है। फिर बाद में ये एक रूल लेके 1883 के अंदर, जिसको बोलते हैं लिबर्ट बिल, इसके तहत इन्होंने रूल बनाया कि जो भारतीय जज होगा ना वो अंग्रेजों को भी लपेट सकता है, यानी वो भी दोनों को, मतलब दोनों को बराबर करने का काम करेगा। लिबर्ट बिल 1883 के अंदर आया था, इस तरीके से याद रख लेना। ओके, अगला प्रश्न आता है हमारे पास, निम्नलिखित में से किसने फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध स्थापित किए और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया था? तो वो कौन सा था आपका? टिप्पू सुल्तान। टिप्पू सुल्तान, यहां पर भी ऑप्शन गलत लिख रखे हैं। टिप्पू सुल्तान ने क्या था, फ्रांसीसी जो व्यापारी थे उनके साथ अच्छे संबंध स्थापित किए और अपनी सेना है उसको मॉडर्न बनाने का काम किया। लास्ट प्रश्न हमारी आज की क्लास का, भारत की औद्योगिक नीति डैश के अनुसरण करते हुए सरकार ने एक विशेष बोर्ड की स्थापना की जिसे विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड के नाम से जाना जाता था। विदेशी कंपनियां भी अब भारत के अंदर आ सकती हैं। ये वाली औद्योगिक नीति कब आई? जब हमारे LPG आई, यानी 1991 से पहले तो विदेशी कंपनियों को भारत के अंदर घुसने नहीं दिया जाता था, यानी 1991 ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे भाई हमारे आज के कुछ प्रश्न SSC GD के मोस्ट एक्सपेक्टेड, जो कि आपको आगे आने वाली शिफ्टों के अंदर देखने को मिल सकते हैं। इन प्रश्नों की PDF आपको जो अपना टेलीग्राम चैनल है जॉब्स टारगेट के नाम से मिल जाएगा, जहां पर 2,62,000 सब्सक्राइबर मिल जाएंगे, उसको ज्वाइन कर लेना। उधर आपको इन प्रश्नों की PDF मिल जाए, हिंदी की सारी क्लासों की PDF भी आपको उधर ही मिलेगी। इसके अलावा भर्तियों से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो भी अपने आपको अपने जो टेलीग्राम चैनल उधर ही देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर आप लोगों को मैंने बताया हिंदी की आपको क्लास से करनी है, सारी क्लास से कर जाओ। 11 क्लास करवा रखी, 11 क्लास जिसने लगा ली, नहीं आ पा रहे भाई हिंदी के अंदर, पुलिस शब्दावली के अंदर नंबर कटेंगे ही नहीं। बालकों के मैसेज दिखा दो, इतने मैसेज आ रहे तो हम लोग कहोगे जी धन्य हो गए आप तो, ठीक है। तो भाई ये क्लास थी, क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बता देना। इन पर्सनल PDF आपको मिल जाएगी, लाना ले लो, खा जाओ। मिलते हैं कल फिर। और आप लोग मेरे को एक चीज और बताना, UP पुलिस कांस्टेबल की क्लास शुरू करवाऊं या ना करवाऊं, बताओ एक बार फटाफट।